वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरओ के एक और फुल लेंथ टेस्ट में आपका स्वागत है। जीएस और हिंदी के 200 मार्क्स का जो 3 घंटे का आरओ का पेपर होना है, एकदम रियल पेपर जैसा ऑफिशियल एग्जाम के लेटेस्ट और ट्रेंड पैटर्न जो चल रहा है उसको फॉलो करते हुए बनाया गया। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इनकी प्रैक्टिस आप हमारे ऐप में भी कर लीजिएगा एक बार। ऐप में ही आपको 30 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। ये आप लेना चाहते हैं वैसे टेलीग्राम पे तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके आपको पीडीएफ भी में भी फॉर्म में मिल जाएगी विद ओएमआर शीट, है ना। तो टाइमर लगा के अब जो 10 दिन बचे हैं टेस्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर नहीं करिए तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला अपना प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहले शुरू हो रहा है, ये यूपी जीके का प्रश्न है। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने, आप कहते हो दोनों में रीड करो तो वीडियो गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, है ना। तो आप क्या करो, मैं वीडियो जैसे आता है ना पॉज करके एक बार पढ़ लिया करो। ऐसे दोनों में रीड करना आप समझ सकते हो, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है यार, तो थोड़ा एडजस्ट करना सीखिए। चलिए, खैर इनमें से कौन सा सही है बताना है। सुलहकुल फेस्टिवल, चारकुला डांस, और सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, और जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान यानी फोक ट्राइबल एंड फोक आर्ट कल्चर इंस्टीट्यूट, कौन सा सही मैच कर रहे बताना है। तो देखो, यहाँ पे सिर्फ जो चौथा है ये गलत होगा क्योंकि जनजातीय लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में है, ये है ना। ये कहाँ पे, लखनऊ में है। तो LUCKNOW बोलो, लखनऊ। बाकी सुलहकुल फेस्टिवल आगरा, चारकुला नृत्य व्रत क्षेत्र, सर्वाधिक मेले मथुरा। 1 2 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। दूसरे में मिलान करना है, फिर से यूपी जी का सवाल है। बर्ड सेंचुरी है, ये डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है ये आपको बतानी है, ठीक है। संडी बर्ड सेंचुरी, बखीरा, ओखला और समान। तो सबसे पहले संडी बर्ड सेंचुरी की बात कर लें। हरदोई में आती है संडी पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार ये आता है संत कबीर नगर में। और ओखला पक्षी विहार की बात करें, ये गौतम बुद्ध नगर में है। और समान पक्षी विहार ये मैनपुरी में है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद गलत पहचान करनी है, इनमें से कौन सा गलत होगा भैया ये बता दीजिए। ये वन्य जीव अभ्यारण्य को लेके सवाल है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके कौन सा इसमें से सही मैच नहीं कर रहा। तो जैसे चंद्रप्रभा कह रहा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये राज्य का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य यानी फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सुहागी बरवा राज्य का नया मतलब सबसे न्यूएस्ट है। हस्तिनापुर सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटी है। तो इसमें से गलत कौन सी हो जाएगी। तो इनमें से देखिए, गलत जो है सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये गलत हो जाएगी, राज्य का नवीनतम घोषित, ठीक है। क्योंकि ये महाराजगंज में 1987 में बन गई थी, गलत है। अगला देख लेते हैं। और हाँ, ये है कहाँ पे हो सकता है ये भी आपसे पूछ ले तो इसको भी देख लो। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली में है, ये आपका चंदौली। सुहागी बरवा ये महाराजगंज में पड़ जाएगा, महाराजगंज में। हस्तिनापुर आप सभी को पता होगा, कई बार पढ़ा होगा आपने, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, इन सब में लगता है ये। और महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये ललितपुर में है, ललितपुर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। सही विकल्प पहचानना है कौन सा इसमें से सही होगा। प्रयागराज यूनिवर्सिटी जो है ये भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक आती है, जो 1887 में सर विलियम मुइर द्वारा बनी थी। और वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में बनी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1857 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनी थी। और भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। कौन सा सही होगा यहाँ पे। चारों स्टेटमेंट सही हैं और बेहद इंपॉर्टेंट देखिए। तो प्रयागराज यूनिवर्सिटी जरूर याद रखो, 1887 में बनी। BHU 1916, AMU 1875। ये 3 आपसे मिलान करने को भी आ सकते हैं ना, ये 4 इनको। तो इसलिए SCS की टेस्ट की खासियत यही है, आपको फैक्ट्स हम पूरे रटा देते हैं ना। बिना फैक्ट्स के आप PCS का पेपर कोई नहीं निकाल सकते हैं। फैक्ट्स आपको लर्न करना पड़ेगा। तो फैक्ट्स हम देखते हैं आपको लिस्टिंग के फॉर्म में, थ्योरी दे देते हैं प्री प्लस मेंस की कंपाइलेशन के फॉर्म में, और प्लस आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको लगवाते हैं टेस्ट और क्विज। कोई डाउट हो तो आपको देते हैं डाउट ग्रुप, है ना। तो ये सभी आपको मिल जाएगा। अगर आप UP PCS की तैयारी करना चाहते हैं 2025 की सिलेक्शन तक की तैयारी, प्री से मेंस तक की, तो आप कर सकते हैं। 2026 का भी हमारा एकदम ज़ीरो से बैच चल रहा है शुरुआत से, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। BPSC का बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। समस्त वनडे एग्जामों की प्रिपरेशन कर सकते हैं ना। तो हर एक एग्ज़ाम को आप बढ़िया से SCS में टारगेट कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इन किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो अगला देख लेते हैं। कह रहा है ये मेले हैं, कौन सा मेला कहाँ पे लगता है ये आपको बताना होगा। काम्पिल मेला, सारदाना, देवी पाटन और बसंत गंगा मेला। तो काम्पिल मेला तो फर्रुखाबाद में लगता है।
सारदना मेला मेरठ में लग जाएगा ना, कामपिल फरुखाबाद, सारदना मेरठ। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है, और बसंत गंगा मेला जो है गुड़मुक्तेश्वर हापुड़। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाना चाहिए, ठीक है। छठे में भी आपको सही बताना है, कौन सा सही होगा यहाँ पे। भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन अनुसंधान यानी ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, और हथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान यानी हैंडलूम टेक्नोलॉजी, सांस्कृतिक संपदा संरक्षण यानी नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी, और केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कौन सा इसमें से सही है ये आपको बताना होगा। देखिए सही की बात करें तो सी सही है कि नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन कल्चर, ये लखनऊ में है, बिल्कुल सही। अनाज भंडारण की बात करें तो ये आपका हापुड़ में पड़ेगा। हथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान ये बनारस में है, ये वाराणसी मतलब। और पेपर पल्प वाले की बात करें तो ये सहारनपुर में, सहारनपुर, ठीक है। चलिए अगला देख लो, इसमें से आपको मैचिंग करनी है। देखो आप कर पाते हो कि नहीं, एक बार ट्राई करो, मतलब वीडियो को पॉज करके। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स पे बेस्ड सवाल है ये। जैसे स्पोर्ट्स वेट लिफ्टिंग, तैराकी मतलब स्विमिंग, आर्चरी यानी तीरंदाजी, शूटिंग, कौन सा खेल कौन से ज़िले से संबंधित है ये आपको बताना होगा। जैसे वेट लिफ्टिंग में कौन आ जाता है, मिर्ज़ापुर और बिजनौर में हो जाएगी। स्विमिंग में पीलीभीत आ जाता है, आर्चरी में सोनभद्र आ जाएगा, शूटिंग में बांदा आ जाएगा, ठीक है, यानी बी सही है। तो एक बार देखो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और एक बार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स, इनको ज़रूर देख लेना, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सिद्धार्थनगर, सहारनपुर, रायबरेली, बुलंदशहर, और ये उत्पाद है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के। तो सिद्धार्थनगर ये लकड़ी पर नक्काशी के लिए बहुत फेमस है, वुड क्राफ्टिंग के लिए। सॉरी सिद्धार्थनगर कह रहा हूँ मैं, माफ़ कीजिएगा। आपने मोदी जी की स्टेटमेंट सुनी है ना, उसी से ही कह के याद हो जाएगा कई लोगों को। ये जो सहारनपुर की लड़की की नक्काशी, फिर कहते सॉरी लकड़ी की नक्काशी है, तो लड़की ही नहीं, लकड़ी पर नक्काशी, ये सहारनपुर है। तो यहाँ थोड़ा सा मिसमैच है, आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश में, तो इसको ठीक कर लीजिए। जैसे सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी, सिद्धार्थ नमक जो है मतलब सिद्धार्थनगर जो है काला नमक चावल के लिए है ना, सिद्धार्थनगर। रायबरेली की बात करें कास्ट कला यानी आपका किसके लिए हो जाएगा ये, वुड क्राफ्टिंग के लिए। और सैरामिक उत्पाद के लिए है बुलंदशहर, ठीक है, सैरामिक उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा, बुलंदशहर। तो ये थोड़ा देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको सही विकल्प बताना होगा, कौन सा सही होगा। लॉर्ड वेल्सेली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, है ना, किसके समय में क्या हुआ। जैसे बसीन की संधि, ठगी प्रथाकांड और पेशवा के पेंशन की समाप्ति, कौन सा सही है यहाँ पे। तो अगर आपको कार्यकाल याद है लॉर्ड वेल्सेली का 1798 से 1805 तक था भाई लॉर्ड वेल्सेली का। लॉर्ड विलियम बेंटिक भी बहुत फेमस है, 1828 1835, और लॉर्ड डलहौजी भी बहुत फेमस है डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के लिए, 48 से 56। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, क्योंकि बैसिन की संधि 1802 में हुई है। ठगी प्रथा के अंत की बात करें 1830 में हुआ है। एबोलिशन ऑफ पेशवा से 1853 में हुआ है। तो तीनों सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 10वें नंबर पे आ जाते हैं, कौन सा सही होगा यहाँ पे। 10वें में आपको ये बताना है, सिविल सर्विसेज यानी सिविल सेवाओं का जो शाही प्रांतीय अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण जो है वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने करा था, मतलब इनके शासनकाल में हुआ था। सिविल सर्विसेज डिवाइड हुई थी प्रोविंशियल, इंपीरियल, सबऑर्डिनेट में। नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना करी थी, और 1900 में उड़ीसा के डाबर क्षेत्र में जो है खोंडा डोरा अभियान शुरू करा गया था, उड़ीसा में खोंडा डोरा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि डाबर क्षेत्र में खोंडा डोरा अभियान शुरू हुआ था, ये विशाखापट्टनम में है, ना कि उड़ीसा, है ना। 1900 में विशाखापट्टनम में ये शुरू हुआ था। तो पहला दूसरा सही है। 11वें पे आ जाते हैं। 11वें में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कह रहा है 1896 में जो रोमेश चंद्र दत्त हैं उनकी अध्यक्षता में यानी उनकी प्रेसिडेंटशिप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम पहली बार गाया गया। दूसरा, सिंध जो है, लॉर्ड एलन ब्रो के गवर्नर जनरलशिप के दौरान सिंध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया, और 1861 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान सिक्किम पूरी तरह से कब्जे में आया। कौन सा सही है यहाँ पे, तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही है। देखिए 2 और 3 यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया, ये जरूर याद रखना। पर जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, रहमतुल्ला एम सयानी, है ना। कौन थे, रहमतुल्ला एम सयानी, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। अब जैसे 12वें में है, इसमें फिर आपको सही बताना है कौन सा है, कि जो फिरोज शाह मेहता है बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का प्रकाशन 1910 में करा बम्बई से।
महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन प्रकाशित करा। और वहीं अरविंदो जो घोष थे, इन्होंने इंग्लिश में वंदे मातरम की स्थापना 1905 में विपिन चंद्र पाल ने की, है ना। अरविंद घोष द्वारा संपादित अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी वंदे मातरम। कौन सा सही है इसमें? तो यहाँ पे आपके देखिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी ठीक हो जाएंगे, कोई गलत नहीं है यहाँ पे। अगले पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। 13 क्या कह रहा है? 13 में भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। संध्या नामक समाचार पत्र का संपादन ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने 1906 में बंगाल विभाजन के दौरान करा था। यानी संध्या न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड एंड एडिटेड बाय ब्रह्म नंद उपाध्याय 1906। एंड प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने की। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। कौन सा सही होगा और पहला गवर्नर जनरल कौन है? एक क्वेश्चन और चाहे तो ऐड कर लो। चलो बताना, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये बताओ। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल का, पहला पॉइंट। फर्स्ट गवर्नर इंडिया का, पहला वॉइसरॉय, और पहला इंडियन जो है वो वॉइसरॉय कौन था। तो इनका आप बता सकते हैं एग्जाम कमेंट बॉक्स में आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन 14। मिलान करना आपको, लॉर्ड कर्जन, कैनिंग, चेमफोर्ड, मायो किसके शासनकाल में पुलिस विभाग, रेलवे बोर्ड, मोंटे की घोषणा किसके काल में क्या हुआ। तो मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ा होगा इसको। तो लॉर्ड कर्जन, रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होती है। तो बात आती कर्जन का शासनकाल है क्या भाई? तो 1899 से 1899 से 1905 है ना, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन जो करता है, क्योंकि रेलवे विभाग का गठन भी इसी के शासनकाल में 1905 में होगा। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहला जो है ये बनता है भैया, पहला गवर्नर जनरल कह सकते हो, मतलब फर्स्ट वॉइसर है, माफ़ कीजिएगा, 1858 में, है ना। ये क्या करेगा 1858 में? ये स्थापना करेगा पुलिस विभाग की। लॉर्ड चेमफोर्ड 1916 से 21 इनका टाइम पीरियड है, तो मोंटेग्यू की घोषणा आती है 1917 में। लॉर्ड मायो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1869 से 72 तक इनका टाइम पीरियड है। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना, ये जनगणना भी कराते हैं, आपने सुना होगा इसमें। तो यहाँ 14 में आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में बताना है आपको सही क्या हो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसने क्या करा? 1833 के चार्टर एक्ट ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये अबॉलिश हो गए, मतलब हटा दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 से। और 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को भारत में आके अपने धर्म के प्रचार की आज्ञा दे दी गई थी। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम ही नहीं बचा, क्योंकि क्राउन ने टुक ओवर कर लिया। और वहीं कब चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार अंत हुआ था 1813 नहीं 1833 के चार्टर एक्ट में। और वहीं ईसाई मशीनरियों को परमिशन दे दी गई थी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 1813 के चार्टर में। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सही बताना है कौन सा है। बैराम जी मालाबारी ने बाल विवाह के विरुद्ध एक संघ की स्थापना की। अविनाश टैगोर ने बाल विवाह के विरुद्ध चिकित्सकीय मत को रखने का काम किया, यानी अविनाश टैगोर हैड वर्क टू प्रेजेंट मेडिकल ओपिनियन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। जॉन फॉस्टर ड्यूल्स ने स्वतंत्रता के बाद भारत की तटस्थता की नीति को अनैतिक तटस्थता यानी इमोरल न्यूट्रलिटी बताया। अक्षय कुमार दत्त इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार और संस्थापक थे। तो यहाँ पे सही की बात करें कौन सा है, तो सिर्फ कौन सा सही होगा? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, बिल्कुल फर्स्ट और थर्ड सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अविनाश टैगोर जो थे इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बनाया था, है ना। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट अविनाश टैगोर ने बनाया था। और ये जो चाइल्ड मैरिज के लिए चिकित्सकीय मत दिया था ना, यहाँ पे जो है आपका अक्षय कुमार दत्त होना चाहिए था। ठीक है, तो ये दो गलत है। चलो पूना समझौते पे बेस्ड सवाल है भाई कि जो पूना पैक्ट एग्रीमेंट है साइन हुआ था भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी के बीच, कौन पूना पैक्ट में अम्बेडकर के साथ दूसरे हस्ताक्षर करता थे? दूसरे कौन थे जिन्होंने साइन करा था? एक तो चलो भाई कौन थे, अम्बेडकर जी और गांधी जी। दूसरे कौन थे? तो ये तो मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो एक बार भैया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? दो स्टेटमेंट दी गई हैं। 3 कांग्रेसी सदस्य
सैयद अली ज़हीर, शरद चंद्र बोस और सरसफात अहमद खां को सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अपने पदों को छोड़ना पड़ा था। और लियाकत अली सईद मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया था। तो बिल्कुल सही है और यही उसका कारण है। इन 5 ने छोड़ा, इन 5 को मंत्री बनाया गया इसीलिए। तो बिल्कुल सही है। नहीं याद है तो वीडियो पॉज करके एक बार याद कर लो, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 असर्सन रीजन पे ही बेस्ड है ये वाला सवाल भी। कह रहा है 1939 में जो त्रिपुरी सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट करा गया था इसमें कांग्रेस का अध्यक्ष। कारण कह रहा क्या था भैया? कारण कि महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद को, सुभाष चंद्र बोस को, इसलिए रिजाइन करना पड़ा। ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी आपको पता होगा पट्टाभी सिद्धारमैया वो सपोर्ट कर रहे थे, है ना, इसलिए उन्होंने रिजाइन करा और बाद में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। यानी आर स्टेटमेंट गलत है, आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में भी आपको सही बताना है क्या है, ठीक है, कि अनुशीलन समिति जो है मिदनापुर में 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस द्वारा बनी। और दूसरा है नदवातल उलेमा आंदोलन जो है ये लखनऊ के मौलाना शिवली नुमानी ने किया था 1894 से 95 में। और भारत स्त्री महामंडल ये प्रयागराज में 1910 में सरला देवी चौधरानी द्वारा बना। कौन सा सही हुआ? तीनों सही हुआ, ठीक है। अब इसमें असर्सन रीजन वाला सवाल है, कौन सा सही होगा आपको बताना है। कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थानीय समय 2 घंटे का अंतर है भाई, गुजरात और अरुणाचल में। कारण क्या है 2 घंटे अंतर होने का? क्योंकि दोनों के बीच में लैटिट्यूड का अंतराल कह रहा है, यानी जो अक्षांश है वो 30 डिग्री का अंतर है। तो बिल्कुल सही है, यही कारण है भाई। 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर आता है, 30 डिग्री में 2 घंटे का। तो ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। 22 में आपको सही बताना होगा यहाँ पे कौन सा सही है। ध्यान से देखिएगा, ज्योग्राफी का सवाल है। 8 डिग्री चैनल के बारे में, डंकन पास 9 डिग्री चैनल, और जो है कह रहा है कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गुहार मोती गांव भारत का सबसे पश्चिमी है। तो बताओ भैया कौन सा सही है इसमें से। कि 8 डिग्री है लक्षद्वीप मिनी कॉय को अलग कर रहा है, डंकन पास दक्षिण अंडमान लेटिन अंडमान को, 9 डिग्री चैनल मिनी कॉय मालदीव को। तो देखो यहाँ पे सिर्फ 2 और 4 सही है ना। ऑप्शन 2 डंकन पास और 4। क्यों? क्योंकि 8 डिग्री चैनल यानी 8 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें, ये मालदीव और मिनी कॉय को अलग करता है, ना कि लक्षद्वीप मिनी कॉय को। तो ये तो गलत हो गया, है ना। मालदीव से मिनी कॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप से मिनी कॉय को अलग कर देगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलो 23 नंबर पे आ जाते हैं। 23 नंबर में सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही होगा। काराकोरम पर्वत कह रहा है सबसे उत्तरी पर्वत है, नदन मोस्ट है। लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करें, इसके पूर्वी भाग में कैलाश पर्वत श्रेणी है जो चीन में है। जास्कार माउंटेन रेंज यानी जास्कर पर्वत श्रेणी लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच नुब्रा नदी है ना, यानी नुब्रा वैली जो है लद्दाख माउंटेन और जास्कर माउंटेन इसके बीच में। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। यहाँ चौथा गलत हो जाएगा। क्यों चौथा गलत है भैया? क्योंकि नुब्रा नदी नहीं, लद्दाख माउंटेन और जास्कर जो है ना, जास्कर और लद्दाख पर्वत जो है इसके बीच में सिंधु नदी घाटी है ना, यानी सिंधु नदी घाटी स्थित है, ना कि नुब्रा वैली, सिंधु रिवर वैली कह सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, इंडस रिवर वैली, ठीक है। बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। 24 पे आ जाते हैं। 24 में कह रहा है कौन सा सही है। देखते भी जाओ आपके कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। आपकी तैयारी कैसी इसको भी ज़रूर देखिए आप। लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर माउंटेन जो है माउंटेन रेंज एंड रोहतांग एंड जोजिला पास लोकेटेड इन पंजाब हिमालय, ये सब पंजाब हिमालय में आता है। और विश्व की सबसे जो सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, ये सब नेपाल हिमालय में आती हैं। और भागीरथी और यमुना नदियों का जो उद्गम है कुमायूं हिमालय में है, मुख्यतः उत्तराखंड में। कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं होगी। देखिए पंजाब हिमालय और नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल हिमालय, ये जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। अगर नहीं याद है मैं एक बार बता भी देता हूँ। जैसे इंदस है, सिंधु नदी जिसको आप बोलते हो, इंदस से सतलज तक का, इंदस से सतलज तक का जो एरिया है ये पंजाब हिमालय में आ जाता है। किस में आ जाता है? पंजाब हिमालय में। फिर सतलज से काली नदी तक का एरिया जो है ये कुमाऊं हिमालय है, कुमाऊं हिमालय। फिर काली नदी से लेके तीस्ता तक अगर आप चलेंगे तो ये आपका नेपाल हिमालय आ जाएगा, है ना। और फिर इधर असम हिमालय आ जाता है, तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्रा तक, ठीक है। तो देख लेना एक बार। 25 में भी आपको सही बताना है कौन सा है।
पहला है सैडल पीक के बारे में। सैडल हिल के नाम से भी कह रहा जानते हैं, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नॉर्थ अंडमान में स्थित है। माउंट हिल्यूर ये हाईएस्ट पॉइंट है मिडिल अंडमान का, यानी सबसे ऊंचा स्थान है मध्य अंडमान में। माउंट डियावोलो ये कह रहा है निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान है, निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट डियावोलो। और माउंट कोयोब हाईएस्ट पॉइंट है साउथ अंडमान आइलैंड का। तो आपको क्या पता चला कि भाई दक्षिण अंडमान द्वीप का सबसे ऊंचा स्थान, निकोबार द्वीप का सबसे ऊंचा स्थान, मध्य अंडमान द्वीप का सबसे ऊंचा स्थान, ये आपको बताने कौन से सही है इनमें। तो ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से एक बार पढ़िए। पहला और चौथा सही है, यानी सैडल पीक जिसको सैडल हिल कहते हैं ये नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है, ठीक है। माउंट कोयोब ये साउथ अंडमान का सबसे ऊंची चोटी है। अब 2 और 3 गलत होने का कारण क्या है, 2 और 3 इसको देख लेते हैं। तो देखिए माउंट डियावोलो की अगर बात करें ये मध्य अंडमान का सबसे ऊंचा है, मिडिल अंडमान का। माउंट होलियोर ये निकोबार आइलैंड का सबसे ऊंचा पॉइंट है ना, तो उल्टा कर लो इसको बस। 26 नंबर में मैचिंग करनी है आपको पासेस के लिए, पीर पंजाल रेंज, जास्कार, ग्रेट हिमालय, लद्दाख, बनिहाल पास, फोटूला पास, जोजिला, खारदुंगला पास। तो बहुत ही आसान है। बनिहाल पास कहाँ पे है सबको पता है भाई, पीर पंजाल रेंज में है। और फोटूला पास जास्कार रेंज में है। और ग्रेट हिमालय रेंज की बात करें अगर तो यहाँ पे जोजिला पास पड़ेगा आपका, लद्दाख रेंज में खारदुंगला पास पड़ेगा। 1 2 3 4 सही हो जाएगा। 27 पे आ जाते हैं, अभिकथन कारण पे ही बेस सवाल है ये भी। कोसी नदी कह रहा है, इसको सौरव ऑफ बिहार भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद यानी जो सेडिमेंट है वो लाती है और उसे मैदानी इलाकों में जमा कर देती है, जिसके कारण कोसी नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो बिल्कुल यही कारण है इसके मार्ग बदलने का। भाई इतने सेडिमेंट लाती है वहाँ से, जहाँ बहती वहाँ जमा कर देगी। अब यहाँ रास्ता तो बचा नहीं तो अपना कोर्स बदल लेती है, ये कारण है। तो ये सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। सही बताना है इनमें से कौन सा है। ऑरिजिन ऑफ रावी रिवर इज इन वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन द चंबा हिल्स ऑफ हिमाचल। समझ गए होगे, कह रहा है रावी नदी का जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश की चंबा पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम में होता है। शारदा नदी जो है नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से निकलती है, जहाँ इसे गौरी गंगा कहते हैं। और ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम है वो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमू युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 सही है। कौन से 2 और 3 सही है कि शारदा नदी जो है मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, इसको गौरी गंगा भी बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्रा नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है मानसरोवर के पास, ठीक है। अब पहला जो है वो गलत क्यों है? क्योंकि रावी का जो उद्गम है ना वो कुल्लू पहाड़ियों में होता है, रोहतांग दर्रे के पश्चिम में है ना। तो यहाँ चंबा पहाड़ियाँ की जगह कुल्लू पहाड़ियाँ या कुल्लू हिल्स होता तो सही हो जाता। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, इसमें भी आपको सही बताना है। वाटर कोर डिसीज यानी सलजम में वाटर कोर रोग जो है मैंगनीज की कमी के कारण होता है। फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर में जो विपटेल रोग होता है मॉलीबेडनम की कमी से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ मॉलीबेडनम। चुकंदर में हार्ट रॉट रोग कैल्शियम की कमी से। गाजर में कैविटी स्पॉट रोग बोरॉन की कमी से। तो कौन से यहाँ से सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ध्यान से देखिए, पहला दूसरा सही हो जाएगा, पहला दूसरा ठीक हो जाएगा। अब देखिए हार्ट रूट डिसीज जो है बीट रूट में ये बोरॉन की कमी से होता है ना, हार्ट रूट डिसीज बोरॉन की कमी से होता है। और कैविटी स्पॉट डिसीज कैरेट में ये कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से, ठीक है। चलो अब ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन और उनकी लोकेशन है, कौन सा सही है ये बताना होगा आपको। जैसे कलपक्कम, नरोरा, ककरापारा, कैगा, आसान है बहुत। कलपक्कम पावर न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है? कलपक्कम तमिलनाडु में है भाई। नरोरा सबको पता है उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर में। और कैगा जो है ये कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा भाई। कैगा कहाँ है आपका? कर्नाटक में हो जाएगा। और ककरापारा की बात करें गुजरात हो गया भाई, सिंपल ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 31 में इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कह रहा मैक नंबर जो होता है ये मेजर करता है स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, है ना, यानी वायुमंडल में ध्वनि की गति की तुलना में विमान की गति को नापता है। 1 माइक्रोन कह रहा है 1/10,000 मिलीमीटर के बराबर होता है। नॉट गति की एक इकाई है जो एक समुद्री मील प्रति घंटे के बराबर होती है। कह रहा नॉट जो है इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 सही हो जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा गलत है। कारण क्या है दूसरे स्टेटमेंट की गलत होने की? क्योंकि 1 माइक्रोन जो होता है ना 1/10,000 नहीं होता, 1/1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है, 1/1000 मिलीमीटर। चलिए अगला जो है कह रहा है इनकरेक्ट क्या है, गलत बताना। अगले में भी कौन सा गलत होगा। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर,
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है यानी खगोलीय मात्रक 1.495 10⁻11। लाइट ईयर मतलब एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। एक बार में कह रहा है 10⁻9 डाइन होता है पावर, ठीक है, 10⁻9 डाइन। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा ये बताना है। तो देखिए एक बार में 10⁻6 डाइन वर्ग सेंटीमीटर होता है, 10⁻9 नहीं, यहाँ 10⁻6 होना चाहिए था, ठीक है, ये गलत है, 3 सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है व्हेन अ शिप लीव द रिवर एंड एंटर द सी इट राइजेस, मतलब जब कोई जहाज कह रहा है नदी से निकलकर अगर समुद्र में जाता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। कारण ड्यू टू सैलिनिटी, मतलब लवणता के कारण समुद्र के जल का जो घनत्व होता है नदी के जल के घनत्व से ज़्यादा होता है, यानी समुद्र के जल का घनत्व कह रहा ज़्यादा है नदी के जल के घनत्व से, इसलिए वो ऐसा होता है। तो सही है कि नहीं ये बताना है इसको। तो बिल्कुल सही है, यही इसका कारण भी है। भाई देखो पानी फ्रेश वाटर है तो डेंसिटी कम ही होगी, सैलिनिटी कम होगी, इसलिए। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में सही बताना है आपको कौन सा होगा। किसी वस्तु का आयतन बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। कह रहा है व्हेन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डेंसिटी रिमेन अनचेंज्ड, पहली बात। व्हेन अ बबल ऑफ एयर राइजिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक कम्स टू अपर सरफेस इट्स साइज डिक्रीज, मतलब जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो उसका आकार पहले की अपेक्षा कम होता है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो कौन सा सही है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आपको डेंसिटी बताता हूँ। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब घनत्व जो होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। तो यानी डेंसिटी और वॉल्यूम का जो होता है इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन मतलब जैसे जैसे वस्तु का आयतन अगर बढ़ेगा, है ना, मतलब मैंने बोला वस्तु का आयतन बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो घनत्व कम हो जाएगा, और अगर जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है तो घनत्व बढ़ जाएगा ना, क्योंकि उल्टा रिलेशन है डेंसिटी और वॉल्यूम में, ठीक है। तो वो कह रहा है घनत्व अपरिवर्तित रहता है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। और जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो उसका आकार पहले की अपेक्षा कम हो जाता है, ये जो है गलत होगा क्योंकि वो बढ़ जाएगा। पास्कल मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पे काम करती है, ये सही होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन 3 सिर्फ होना चाहिए जो कि दिख नहीं रहा है, तो आप 3 लिखना, ठीक है। अगला देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 सही बताना कौन सा है। कह रहा है कॉनकेव मिरर जो है ये यूज़ करते हैं हम लोग रिफ्लेक्टर में, कार हेडलाइट में, सर्च लाइट्स में। और निकट दृष्टि दोष यानी जो आपका नियर साइडनेस होती है उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से स्काई हमें कैसा दिखता है, नीला। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, इनमें से आपको गलत पहचानना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा गलत होगा यहाँ पे। जेली बनाने के लिए अमरूद, खट्टे सेब, करौंदा, लोकाट आदि का उपयोग करते हैं हम लोग। घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के रूप में मुख्य रूप से ब्यूटेन यूज़ करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक अपघटन से उत्पन्न गैस को बायोगैस कहते हैं। तो कौन सा गलत है। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 37 देख लेते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37। डीजल ईंधन की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए सीटेन संख्या का उपयोग करते हैं, यानी सीटेन नंबर यूज करते हैं टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल। ग्लिसरॉल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज यूज इन द प्रोडक्टिव ऑफ एक्सप्लोसिव। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है, इसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में करते हैं। और प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस जो है एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 80% होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मीथेन की मात्रा जो होती है वो होती है ना, नाइट्रोजन की नहीं। नेचुरल गैस में मीथेन की मात्रा होती है 80%, ना कि नाइट्रोजन की। चलिए सेंसस पे बेस्ड सवाल है, भारत की जनगणना पे आधारित है प्रश्न। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, विश्व की जनसंख्या का 17.5% तो भारत में ही है। न्यूनतम जनघनत्व यानी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है यूटी में, अंडमान निकोबार में है। और भारत का जो सिख समुदाय है उसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, यानी सेक्स रेशियो जो है लोवेस्ट अमंग सिक्स कम्युनिटी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन 39 देख लेते हैं, यहाँ पे भी जनसंख्या पे मतलब सेंसस पे बेस्ड सवाल है। सबसे अधिक जनसंख्या कहना तो पॉपुलेशन डेंसिटी कह रहा बिहार की है, और सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरल का है। सबसे अधिक साक्षरता दर यानी लिटरेसी केरल की ही है, और सबसे अधिक दशकी वृद्धि दर डिकेडल ग्रोथ रेट मेघालय की है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा,
तो चारों सही हो जाएंगे, यहाँ पे भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, 40 में देख लेते हैं, इनमें से आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है चास दोआबी इंदस और झेलम के बीच में, रचना दोआब रावी चेनाब के बीच में, बारी दोआब ब्यास और रावी, बेस्ट सागर दोआब ब्यास और सतलज के बीच में। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे सही है? देखो 2, 3, 4 सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन 40 का सी होना चाहिए, क्योंकि चास दोआब नाम से पता चल रहा है, चास दोआब, चास यानी चेनाब और झेलम आना चाहिए। चास मतलब चेनाब और झेलम, रचना मतलब रावी और चेनाब, बारी मतलब ब्यास और रावी, बिस्त मतलब ब्यास और सतलज। बहुत आसान है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 41, इसमें भी आपको सही बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है इसकी शुरुआत 1995 में हुई। ठीक, और जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा जो है यानी कॉन्सेप्ट बायोडाइवर्सिटी का नॉर्मन मेयर्स ने दिया 1988 में। और रेड डाटा बुक जो IUCN पब्लिश करता है। ठीक है, इनमें से तीनों में कौन सा सही होगा ये बताना है आपको। तो बहुत ही आसान था, ये 2 सही हो जाएंगे। पहला गलत है, कारण है प्रोजेक्ट एलिफेंट आपको पता होगा 1992 में शुरू हुआ था, 1992 में। ठीक है, अब क्वेश्चन 42 में यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट कर लो, है ना, सही क्या है ये बताना है ना, इनमें से सही चुने, सही कर लो। ठीक है, ये गलत ही रहने दो, अगर आप नहीं करना चाहते तो गलत भी रख लो, उस हिसाब से ऑप्शन आप चुन लेना। चलो, कह रहा बोर टाइगर रिजर्व जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। प्रोजेक्ट टाइगर जो है गवर्नमेंट ने 1973 में चालू करा था टाइगर को कंजर्वेट करने के लिए। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी जो आनुवंशिक विविधता है इसको इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो इनमें से गलत अगर पूछे तो गलत आप बताओगे, पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट गलत है, क्योंकि बोर टाइगर रिजर्व जो है ना सबसे छोटा है, बोर टाइगर रिजर्व, ना कि सबसे बड़ा है ना, है महाराष्ट्र में पर ये भारत का सबसे छोटा है। ये दोनों ठीक है भाई, है ना। इन सिटू मतलब जहाँ पे हो वहीं पे कंजर्व करना, जैसे जू, ये क्या है, एक्स सिटू है। एक्स सिटू मतलब क्या होता है, एक जगह से लाके दूसरी जगह कंजर्व करना। इन सिटू वहीं पे, जैसे आप मान लो नेशनल पार्क, ये इन सिटू का एग्जाम्पल है, जहाँ पे उनका हैबिटाट है वहीं पे उनको कंजर्व कर देना। चलो 43 देख लेते हैं, नवीनतम कृषि डाटा यानी एग्रीकल्चर डाटा पे बेस्ड सवाल है, सही बताना है कौन सा है। गुजरात भारत का सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, MP, और कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा सूरजमुखी उत्पादक राज्य है। तो गुजरात ग्राउंडनट के लिए, MP सोयाबीन के लिए, कर्नाटक सनफ्लावर के लिए। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाना चाहिए? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। अब इसमें भी 44 में आपको सही बताना होगा यहाँ पे कौन सा सही होगा। पहली चीज़, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं यहाँ कहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है, कह रहा है नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक, यानी भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्य हैं, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है। और भारत के 6 राज्यों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी 2 सदन है, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद। कौन से हैं वो 6 राज्य? एक तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा 43 में? सिर्फ और सिर्फ 2 सही हो जाएगा। कारण क्या है सिर्फ और सिर्फ 2 सही होने का? क्योंकि नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा नहीं, मिजोरम होना चाहिए था यहाँ। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है। और 6 राज्यों जो हैं ये सही है भाई, UP, बिहार, और इधर महाराष्ट्र, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया आपका, है ना, और आंध्र प्रदेश और बिहार। ठीक है, ये 6 राज्यों ही में है। भारत की जो 6ठी अनुसूची है उसके अंतर्गत बताना किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है 244 से 275 में, है ना। यानी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये 6th शेड्यूल में दिया हुआ है ना, 6th शेड्यूल। और पार्ट भी अगर पूछे तो पार्ट 10 में है शेड्यूल ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कौन से राज्यों से संबंधित है ये बताना है, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? देखिए मिजोरम सही है, त्रिपुरा सही है ना। आपने AMTM पढ़ा होगा, AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। ये 4 राज्य दिए हुए हैं 6th शेड्यूल में, तो 1 और 4 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 46, ये ग्लेशियर है, उनकी लोकेशन है, आपको मैचिंग करनी होगी यहाँ पे। रीमो, चोगोलुंगमा, मिलाम, रूपाल, कहाँ है भैया मिलाओ? चोगोलुंगमा जो है सियाचिन एरिया लद्दाख में है। रीमो काराकोरम रेंज में है रीमो। मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड का है, बहुत फेमस। और रूपल कश्मीर में है। रूपल कहाँ पे है? कश्मीर में। तो 46 का B ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही 47 में हाईएस्ट पीक है और रिस्पेक्टिव स्टेट, कौन से राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इनमें से, है ना। तो कुछ नहीं पता होगा तो धूपगढ़ पीक तो पता ही होगी भैया आप लोगों को कि धूपगढ़ पीक जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। D पे 4 दिख रहा है 2 जगह, तो ये 2 ऑप्शन 2 गलत हो गए।
और इनमें से क्या पता है? बैलाडीला रेंज है, मुझे लगता है पता होगी आपको कि बैलाडीला रेंज कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ में है, A1, यानी ये आंसर हो जाएगा, है ना। और पार्श्वनाथ ये कहाँ पे है? झारखंड हो जाएगा। रियो पोरगिल जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। 48 में आपको करेक्ट यानी सही बताना होगा यहाँ पे कौन सा सही होगा। और फगुई बीन झील माली, टिटिकाका पेरू बोलीविया, बैकाल लेक रशिया, बालकश लेक कजाकिस्तान, लेक एरी कनाडा USA। तो ध्यान से देखिए इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक, बताओ। सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग कर भी चुके हैं, तो ठीक है देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचों स्टेटमेंट सही है। जो फागुईबीन लेक है ये आपका माली में हो जाएगी, टिटिकाका पेरू बोलीविया, बैकाल रशिया, बालकश कजाकिस्तान, एरी कनाडा USA। ठीक है, 49 में आपको सही बताना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा इसमें से सही होगा। 49 में हाईएस्ट माउंटेन नॉर्थ अमेरिका का कह रहा माउंट देनाली है, यानी उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट देनाली है। और दक्षिण अमेरिका का यानी साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा विंसन मैसिव है। और अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा एकांकागुआ, और ओशियानिया का सबसे ऊंचा पुंचक जाया। ये मैं सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिए आपको करा चुका हूँ, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग के थ्रू करा रहा हूँ। नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, इस चैनल पे वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग पड़ी हुई है। ठीक है, चलो तो बताओ इनमें से कौन सा सही होगा 49 में। देखो पहला और चौथा सही हो जाना चाहिए 49 में। कौन सा सही होगा? पहला सही है भाई और चौथा सही है, क्योंकि माउंट एकांकागुआ जो है, एकांकागुआ ये साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा है। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा विंसन मैसिव है। 50 देख लेते हैं, सही का बताना है, चयन करना होगा यहाँ पे सही कौन सा है। कोटोपैक्सी माउंटेन इक्वेडोर, माउंट एटना सिसिली इटली, माउंट माउना लोआ हवाई आइलैंड, माउंट यूनजेन लिपारी आइलैंड मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? क्योंकि माउंट उनजन की बात करें ना, जापान में है ये। कहाँ पे? जापान में है ना। माउना लोआ नहीं है, वो सॉरी लिपारी की बात करें ना, तो यहाँ पे स्ट्रोम्बोली वोल्केनो है, एक स्ट्रोम्बोली वोल्केनो लिपारी आइलैंड में, इटली में। तो ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 सही हो जाएगा भाई। 51 देख लेते हैं। 51 में आपको गलत बताना होगा कौन सा गलत है। एक आदिवासी नववर्ष है सरहुल त्यौहार। इसको कह रहा है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मुंडा, उरांव और हो जनजातियाँ मनाती हैं। मुंडा ट्राइब झारखंड में रहती हैं। थारू ट्राइब के लोग जो है दिवाली के दिन शोक के रूप में मनाते हैं। और भोतिया जनजाति जो है ये लोग ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कौन सा सही है भाई? ओ सॉरी गलत है। देखिए गलत पहला हो जाएगा। सरहुल फेस्टिवल मुंडा जनजाति, ओरांव ये सब मनाती हैं, पर ये छत्तीसगढ़ नहीं झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ पे होता है ये? झारखंड क्षेत्र में। ठीक है, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगी, याद रखना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सब। 52 नंबर है, ये कंट्री और ये कैपिटल है माल्टा, नामीबिया, बहामास, कोलंबिया। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में कर चुके हैं भाई। तो इनमें से कौन सी राजधानी सही मैच कर रही है आपको बतानी है। तो कौन सी इसमें से सही है? माल्टा की राजधानी क्या है भाई? माल्टा की राजधानी वेलेटा। माल्टा की राजधानी क्या हो जाएगी? वेलेटा। नामीबिया की राजधानी अगर आपको याद हो, मैंने विंडहोक आपको बताई थी, विंडहोक। बहामास वाले आइलैंड अभी हम लोग ने करे नहीं, उसको भी करेंगे अभी, कैरेबियन सी के। नसाउ है उसकी राजधानी, बहामास की नसाउ हो जाएगी। और कोलंबिया की बात करें अगर, तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, बोगोटा। ठीक है, चलो ठीक है ना। 53 नंबर देख लेते हैं, इसमें आपको सही का चयन करना है। 53 में कौन सा सही होगा? कह रहा वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्थ वेस्ट साउथ से, बांग्लादेश से। लद्दाख शेयर करता है बॉर्डर विद अफगानिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान। तो बताइए कौन सा यहाँ पे सही होगा। काफ़ी आसान प्रश्न मिल गया आपको, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में भी आपको सही का चयन करना है, कौन सा सही होगा। मिजोरम राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली जो पहाड़ी है वो बारेल पहाड़ियाँ हैं। मणिपुर राज्य के मेन ज़िले जो मोन ज़िले है उसका लोगांव गांव भी म्यांमार का एक हिस्सा है। सतपुरा हिल जो है ये दक्कन पहाड़ियों का भाग है और इनका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, सतपुड़ा रेंजेस का। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा 54 में? सिर्फ यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी। क्यों? क्योंकि मणिपुर राज्य जो है, यहाँ मिजोरम नहीं, मणिपुर राज्य को जो है नागालैंड राज्य से अलग करती है पहाड़ी बारेल। तो बारेल रेंज अगर आप पूछेगा तो किसको अलग करेगी? मणिपुर को नागालैंड से। ठीक। दूसरा जो है बारेल है कहाँ? असम की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ये भी याद रखना। बारेल जो है असम की सबसे हाईएस्ट पीक है।
और दूसरा है मणिपुर राज्य के मोन जिले का लोगांव गांव भी म्यांमार का हिस्सा है। ये गलत है क्योंकि नागालैंड में है ना, नागालैंड राज्य के मोन जिले का लोगांव गांव है, तो यहाँ मणिपुर की जगह नागालैंड होना चाहिए। 55 में सही बताना है, कौन सा होगा 55 में सही। ओडिशा हाईलैंड आर नोन एज द गरजट हिल्स लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, यानी ओडिशा आइलैंड को गरजट हिल्स के नाम से भी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश बांगर की उर्वर भूमि को रोही कहते हैं। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और प्रसिद्ध सेल्युलर जेल उत्तरी अंडमान में है भाई। तो बताइए कौन सा यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ओडिशा आइलैंड जो है इसको गरहट हिल भी बोलते हैं, जो कि लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। और उत्तर प्रदेश का जो बांगर की उर्वरी भूमि उसको रोही नहीं कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है भाई, वो बांगर खादर है। ये जो रोही है ना, ये आपका राजस्थान में है ना, राजस्थान की जो बांगर भूमि उर्वर होगी उसको रोही बोलेंगे। और अंडमान निकोबार की जो पोर्ट ब्लेयर है वो सेल्युलर जो दक्षिण अंडमान में है, ना कि नॉर्थ अंडमान में है ना, साउथ अंडमान होना चाहिए, बस ये गलत है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तभी होगा, नहीं तो क्या होगा, एग्जाम में प्रेशर आएगा, जल्दबाजी में गलती भी हो सकती है ना। आपसे गलती ना हो इसीलिए भैया जोर जोर से चिल्ला के, टॉपर्स भी सारे बोलते हैं, हम लोग भी बार बार बोलते हैं कि टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो, जो समय बचा है फिर से कह रहा हूँ, टेस्ट ऐप में लो, टाइम लगाओ, देखो आप 3 घंटे बैठ पा रहे हो कि नहीं। इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप टेस्ट ले सकते हो, ऐप में भी हमारे टेस्ट चल रहे हैं, तो बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ लगा लो, डिस्काउंट भी चल रहा है, आपकी तैयारी प्रैक्टिस बहुत शानदार, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा आपका, बाकी खेलते रहो, इसे ही क्या है। चलो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से सही बताना है क्या है। डायनेस्टी और कैपिटल और ये फाउंडर है ना, राजवंश और राजधानी और ये उसके जो है संस्थापक, कौन सा सही मैच कर रहा है ये बताना है। काकत्या, होयसाला, पाला और सेना डायनेस्टी। तो सबसे पहले काकत्या राजवंश की बात कर रहा है, समंथा सेना गलत है, इसमें से सही है सिर्फ होयसाला नृपा कामा है ना। होयसाला राजवंश कौन थे, नृपकाम द्वितीय, ये सही है। देखिए और काकत्या की बात करें अगर, काकत्या की बेतराज फर्स्ट थे, काकत्या की कौन थे, बेतराज फर्स्ट। और पाल राजवंश की बात करें अगर, तो इसकी जो फाउंडर थे गोपाल थे, गोपाल वॉज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। और सेना राजवंश की बात करें तो सामंत सेन, कौन थे, सामंत सेन। तो ये तो पता चल जाएगा, सेन सामंत सेन, ठीक है। तो सिर्फ बी सही है। क्वेश्चन 57 मिलान करना है आपको, कौन सा सही होगा यहाँ पे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ओजोन डे, वाटर डे, अर्थ डे, काफ़ी आसान है, सुनते आते रहते होगे भैया, क्योंकि इन्वायरमेंट डे आता है हर मंत्री पे पेड़ मेरा लगाने ही पहुँच ही जाता है भाई। तो इन्वायरमेंट डे का 5 जून है, ओजोन डे 16 सितंबर है, और वाटर डे 22 मार्च है, अर्थ डे 22 अप्रैल है ना, यानी 1 2 3 4 सही हो जाएगा। 58 नंबर देख लो क्या कह रहा है। 58 में गलत का पहचान करनी, कौन सा गलत है। यानी ओल्डेस्ट एविडेंस जो है सिल्क का इंडिया में, वो हमें मिला है निवासा से, है ना। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य निवासा से मिला है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सार्थवा का उल्लेख है, किसका, सार्थवा का। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त था, जिसने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, है ना। तो पुष्यगुप्त ने ही सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। गलत कौन सा है बताइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, कोई गलत नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 में सही बताना है, कौन सा क्वेश्चन सही होगा। ध्यान से देखिए 3 स्टेटमेंट को। अशोका हैज मेंशन अटवी कास्ट इन हिज 13th इंस्क्रिप्शन, अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में अटवी जनजातियों का उल्लेख करा है, अटवी जातियों का। अशोक को धर्मराज की भी उपाधि दी गई है भैया। और कंधार में जो अशोक का शरे कुना शिलालेख है, एक द्विभाषी शिलालेख है जिसमें ग्रीक और अरमाइक लिपियों का एक साथ उपयोग किया गया है। तो ग्रीक और अरमाइक लिपियों का उल्लेख किसमें करा गया, कह रहा अशोक के शाहे कुना इंस्क्रिप्शन, जो कि अफगानिस्तान के कंधार में। बताइए कौन सा सही होगा, बताइए। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, हिस्ट्री का शानदार सवाल है। अगले प्रश्न में भी आपको सही का चयन करना होगा, यहाँ पे कौन सा सही होगा। रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र का पश्चिम भारत में विलय सिद्ध करता है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में कांची का पल्लव शासक विष्णुगुप्त था। और नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भैया बताइए। तीनों सही हो जाएंगे, यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो 61 नंबर देख लेते हैं। 61 में भी आपको सही बताना होगा कौन सा सही है। नागसेन द्वारा लिखित पुस्तक मिलिंद पनाहो, इसमें कृषि कार्य के 8 विभिन्न चरणों का उल्लेख करा गया है। दयाराम साहनी जो थे, इन्होंने द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का संस्थापक माना है। पुराणों के अनुसार गांधार पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो बृहद्रथ वंश था गांधारों पे।
तो सही सिर्फ यहाँ पे कौन सा हो जाना चाहिए 61 में, पहला सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ पहला सही होगा यहाँ। कारण क्या है देखिए, क्योंकि द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता के संस्थापक राखल दास बनर्जी ने बताया था, दयाराम साहनी ने नहीं, है ना, राखल दास बनर्जी तो थे RDM। और बृहद्रथ वंश आपको पता होगा भैया, बृहद्रथ वंश जो था ये तो महाजनपद पीरियड में पहले वहाँ पे था ना, मगध में, और पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला माना जाएगा बृहद्रथ वंश, ना कि आपका गांधार पे। तो ये गलत हो गया। 62 में सही बताना है भाई, कौन सा सही होगा। वरामिहिर जो है, वरामिहिर ने हस्य आयुर्वेद ग्रंथ लिखा है, हस्त आयुर्वेद ग्रंथ। महर्षि पलकाप्य ने पंच सिद्धांतिका ग्रंथ लिखा है। FR ऑल्चिन ने पिकली हॉल नामक एक पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया है। सतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे, 3 और 4 सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वरामिहिर जो है, वरामिहिर उन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी है। वरामिहिर ने क्या लिखी है, पंच सिद्धांतिका, और महर्षि जो पलकाप्य हैं इन्होंने हस्त आयुर्वेद लिखी है ना, इंटरचेंज कर लो इसको। तो 3 4 सही है। 63 में सही बताना है, कौन सा 63 में सही होगा। बलबन ने सिजदा और पैबोस की रीति आरंभ करी थी, बलबन ने। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया भी। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी केवल एक पत्नी थी, नासिरुद्दीन महमूद की। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका कौन सा सही है, तीनों सही है ना, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। चलिए 64 में गलत की बतान करनी है, मतलब गलत बताना है। 64 में कौन सा गलत होगा। सामूगढ़ के युद्ध के बारे में है, पुरंदर की संधि के बारे में, चंदावर की लड़ाई जो है बैटल। तो सामूगढ़ की लड़ाई कह रहा 1658 में औरंगजेब और मुराद दारा शिकोह की संयुक्त सेनाओं के मध्य हुआ था, औरंगजेब और दारा शिकोह, सामूगढ़ का युद्ध। दूसरा ट्रीटी जो है पुरंदर की, ये शिवाजी और जो कछवा राजा जयसिंह थे उनके बीच में हुई थी पुरंदर की संधि 1665 में। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, गढ़वाल डायनेस्टी 1192 में हुई थी। चंदावर की लड़ाई 1192 में मोहम्मद गौरी और गढ़वाल राजवंश के जो जयचंद हैं उनके बीच में। तो ये ही गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्यों गलत हो जाएगा, कारण क्योंकि ये टाइम जो है 1194 है ना, कौन सा है 1194 होना चाहिए था। बाकी ठीक है दोनों, और इम्पॉर्टेंट भी हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट ये। 65 में फिर आपको गलत की पहचान करनी होगी, कौन सा गलत होगा। 65 में औरंगजेब का जो पुत्र अकबर, इसकी मुलाकात 13 नवंबर 1681 को पाली नामक गांव में संभाजी से हुई थी, जहां संभाजी ने अकबर को संरक्षण भी दिया था। फिर बैटल ऑफ मुदकी की बात करा, मुदकी का युद्ध 1835-45 में ब्रिटिश और सिख साम्राज्य के बीच हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सुल्तान का पहला सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का, जिसने एक सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की 1330 में, ठीक है, टोकन करेंसी जिसको बोलते हैं एक तरह से, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करी। तो कौन सा गलत है, कोई स्टेटमेंट नहीं गलत होगा यहाँ, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। इसमें सही बताना होगा क्वेश्चन 66 में कौन सा सही है। महमूद गजनवी जो है सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था, महमूद गजनवी सुल्तान आजम। अल बरूनी जो था इसको प्रथम मुस्लिम भारतविद के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट मुस्लिम इंडोलॉजिस्ट। और वहीं मुगल शासक तुर्की जाति के जो चगताई वंश के थे, लेकिन भारत में उनको मुगल कहते थे ना, यानी जो मुगल रूलर थे वो चगताई डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, टर्की की, पर उनको मुगल्स कहते थे, जो है ना टर्किश कास्ट थी। तो मुगल बेसिकली टर्किश कास्ट के थे, ये आपको याद रखना है। तो सही है क्या, बिल्कुल तीनों सही हैं, इसीलिए याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को। गलत बताना है 67 में कौन सा गलत होगा। केंद्रीय खारा जल कृषि यानी ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर इंस्टीट्यूट चेन्नई, और बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भवन अनुसंधान संस्थान नागपुर, और जियो फिजिक्स रिसर्च यानी भूभौतिकी अनुसंधान, जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च यानी जूट प्रौद्योगिकी संस्थान। बताओ कौन सा मतलब मैच नहीं कर रहा है सही। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका उत्तराखंड में है, रुड़की में, उत्तराखंड में ना, यूके में होगा। बाकी ये तीनों ठीक है। अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हेडक्वार्टर है, कौन सा गलत है ये बताना है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, मॉन्ट्रियल कनाडा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, रोम इटली। यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वियना। एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला फिलीपींस। तो कौन सा नहीं सही है। देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ना कि रोम इटली, जिनेवा में है स्विट्जरलैंड में, ठीक है।
फिर ये यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो आपके एग्ज़ाम में आनी है इस बार, 18वीं यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, यही पूछी जाएगी भाई। तो इनमें आपको सही बताना है ना, सही का चयन करना होगा कौन सा सही है। वनों से बाहर वृक्षों में अगर देखें, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, इसमें महाराष्ट्र जो है मैक्सिमम जो वृद्धि करी है महाराष्ट्र ने करी है, अधिकतम वृद्धिशील स्टॉक महाराष्ट्र के पास है। राज्यों में प्रति हेक्टेयर वनों में सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है हिमाचल प्रदेश में हुई, हाईएस्ट इंक्रीज, और सेकंड हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट में पर हेक्टेयर केरल में। यानी राज्यों में प्रति हेक्टेयर वनों में दूसरी सबसे अधिक वृद्धि करने वाला है केरल, पहला हिमाचल प्रदेश। तीनों में कौन सा सही होगा? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे 69 में, ठीक है। 70 फिर 18 फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बीच संदर्भ में सवाल है, गलत का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। तो इसकी पहचान करो कौन सा गलत है भाई। कह रहे हैं ओपन फॉरेस्ट जो होते हैं यानी खुले वन सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, सबसे कम खुले वन जो है यानी ओपन फॉरेस्ट सबसे कम भदोही में है, सामान्य सघन वन यानी मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट सबसे कम कन्नौज में है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे कम कहाँ पे है? कह रहा कन्नौज में। तो यहाँ पे यही वाला गलत हो जाएगा 70 का, क्योंकि मॉडरेटली जो डेंस फॉरेस्ट है ना ये सबसे कम बलिया में है, बलिया ना कि कन्नौज है ना, बलिया में सबसे कम होंगे। और दोस्तों देखिए आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि हमारे बीईओ का भी बैच चालू हो चुका है। बीईओ के लिए यूपीपीसीएस 2026 की प्री और मेंस दोनों की सिलेक्शन तक की तैयारी के लिए भी हमारा ग्रुप चल रहा है, जिसमें पूरा आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, डाउट ग्रुप, सब कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस दिए जाएंगे। 71st बीपीएससी का भी हमारा ग्रुप चल रहा है प्री से मेंस तक की तैयारी का। 2026 यूपीपीसीएस मेंस की भी तैयारी के ग्रुप चल रहे हैं, आंसर राइटिंग और पूरा GS 1 से लेके 6 तक के पूरे नोट्स पॉइंट वाइज जो सिलेबस मेंशन है पॉइंट वाइज नोट्स मिल जाएगा आपको, GS हिंदी सबका विद मॉडल आंसर, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो इन नंबरों पे आपको कांटेक्ट करना होगा अगर आप जुड़ना चाहते हैं। 2025 की भी एकदम सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विज और जितनी इंपॉर्टेंट लिस्टिंग और करंट अफेयर्स होता है सब आपको प्रोवाइड होगा, जिससे आप कट ऑफ ईजिली निकाल सकते हैं। उसका भी आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब 71 इसमें भी देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसमें गलत बताना है कौन सा, ठीक है। कह रहे हैं पोटेंशियल प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रियल टिम्बर का फ्रॉम TOF ये 91.51 मिलियन है, यानी TOF जो है इससे औद्योगिक लकड़ियों का जो उत्पादन है वो इतना है। और ISFR 2017 में बताए गए अनुमानों की तुलना में औद्योगिक लकड़ी के संभावित उत्पादन में 22.47 मिलियन जो है वृद्धि हुई है। और राष्ट्रीय स्तर पर कृषि वानिकी के अंतर्गत कुल वृक्ष रहित आवरण जो है वो आप देख सकते हो 2023 में इतना है, यानी टोटल ग्रीन कवर जो है, टोटल ग्रीन कवर जो है वो 1,27,590.05 स्क्वायर किलोमीटर है। तो कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं होगा इसमें। अब फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट है इंडिया वाली, इसमें बताना है आपको गलत कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा गलत होगा। कह रहा हाईएस्ट इंक्रीज जो हुआ है कृषि वानिकी में अमंग स्टेट्स, ये तेलंगाना में देखा गया है। कार्बन स्टॉक जो है 2023 के लिए इतना मीट्रिक टन है, और पिछले आकलन के अनुमानों की तुलना में कार्बन स्टॉक जो है उसमें 81.5 जो है मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यों में कृषि वानिकी में वृद्धि जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुई है, ना कि तेलंगाना में, महाराष्ट्र में हुई है, ठीक है, तो ये गलत है। 73 में आपको बताना है सही कौन सा होगा, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। जो अटल पेंशन योजना है उसके तहत अब तक प्रदेश में 1.12 करोड़ नामांकन के साथ प्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, उत्तर प्रदेश का। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 9.57 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पे हैं। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 2.28 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम पे है। तो यूपी बजट का बहुत शानदार प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला और तीसरा तो सही है, यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि देश में प्रथम स्थान पे हैं, ठीक है, पर ये है हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नहीं, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी ना अकाउंट खोलने में, उसमें है ना, प्रधानमंत्री जो जनधन योजना थी उसमें हम लोग, तो पहला और तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। 74 तो बजट का ही है, ये भी है ना, इसमें आपको गलत बताना है, यूपी का बजट है। जो युवा स्वरोजगार योजना आई है ना, यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, उसके लिए 225 करोड़ रुपए की कह रहा व्यवस्था करी गई है यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए, पहली बात। दूसरा कह रहे हैं कि 150 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी, इसके तहत व्यवस्था करी गई है टेक्सटाइल गारमेंटिंग पॉलिसी के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लैट रेट स्कीम है उसके लिए 400 करोड़ की जो है वो व्यवस्था करी गई है।
और पीएम मित्र योजना के तहत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है पीएम मित्र योजना के तहत। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला वाला जो है वो गलत हो जाएगा। पीएम मित्र योजना स्कीम के तहत 300 करोड़ की व्यवस्था करी गई है, 300 करोड़। 75 नंबर सही विकल्प बताना, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री जो है विल बी क्रिएटेड फॉर 3 years पाइपलाइन प्रोजेक्ट इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकारी निजी भागीदारी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए गए हैं। सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्षों के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं। 1.5 लाख करोड़ अप्रूव्ड फॉर 50 years इंटरेस्ट फ्री लोन। तीसरा है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की जो सीमा है वो 50,000 रुपये से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जा रही है। तो कौन सा सही है यहाँ पे? तीनों स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहे हैं? 76 में बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय आयुष मिशन है ना, ये यूनियन बजट पे बेस्ड सवाल है, ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय आयुष मिशन और पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आवास योजना, किसके लिए कितने पैसे आवंटित हुए ये बताना है। तो कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है इसमें? देखो, नेशनल आयुष मिशन के लिए 1275 करोड़ है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया 7500 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 3465 करोड़ नहीं है 2465 करोड़ रुपए, और ये भी ठीक है 19,794 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना जो है। ठीक है, चलो इसमें आपको सही बताना है 77 में कौन सा विकल्प सही होगा। गांधीवादी योजना जो है, गांधीयन प्लान 1942 में आया, बॉम्बे प्लान 1944, सर्वोदय प्लान 1950, पीपल्स प्लान 1945। ठीक है, तो जन योजना, सर्वोदय योजना, बॉम्बे, गांधीवादी योजना, कौन सा सही है? 2, 3, 4 सही हो जाएंगे, क्योंकि गांधी योजना की शुरुआत 1944 में हुई थी, बॉम्बे प्लान जब हुआ था तभी गांधीवादी योजना। ठीक है, क्वेश्चन 78 पे आ जाते हैं। सही बताना है कौन सा होगा यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश से जो जिला बॉर्डर शेयर करता है यूपी का वो सहारनपुर है, छत्तीसगढ़ से सोनभद्र, राजस्थान से मथुरा आगरा, और बॉर्डर जो उत्तर प्रदेश से शेयर करता है देश वो है नेपाल। तो यहाँ कौन सा सही है? चारों सही हो जाएंगे। 79 में भी आपको सही का चयन करना होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो बुद्ध थीम पार्क लखनऊ, लॉयन सफारी पार्क नोएडा, मेगा फूड पार्क नोएडा, टेक्सटाइल और होजरी पार्क कानपुर। तो यहाँ पे सही की बात करेगा तो टेक्सटाइल और होजरी पार्क ये कानपुर में हो जाएगा आपका। बुद्ध थीम पार्क की बात करें अगर तो ये सारनाथ में है भाई, वाराणसी सारनाथ में होगा। लॉयन सफारी पार्क ये आपने सुना होगा इटावा में है, कहाँ है? इटावा में। नाइट सफारी पार्क है ग्रेटर नोएडा में, ना कि लॉयन। और फिर मेगा फूड पार्क की बात करें तो ये कहाँ है? बरेली में, बरेली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। 80 में भी सही का चुनाव करना है आपको, नहीं सही नहीं, क्रोनोलॉजी में लगाना है, कालानुक्रम में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा, रानीपुर, पीलीभीत। अमनगढ़ बिजनौर में है, दुधवा लखीमपुर, रानीपुर चित्रकूट, पीलीभीत कब बना ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें, इसको टाइगर रिजर्व की संख्या कब मिली थी? 2010 में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें 2012 में बना अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। रानीपुर तो हाल ही का है, 2022 का है ये। पीलीभीत टाइगर रिजर्व काफ़ी पहले का है, 2014 का है। तो ठीक है, इसके हिसाब से आप देख सकते हो 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल है, कौन सा गलत है? ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे देखिए SCS के टेस्ट की खासियत यही होती है कि हम जितने भी सिलेबस में पॉइंट है ना उन सबको मेंशन करके टेस्ट सीरीज देते हैं, ताकि आपका पूरे टॉपिक का शानदार मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों का रिवीजन हो जाए। चाहे बजट हो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, करंट अफेयर्स के जितने भी हॉट टॉपिक्स हों, है ना, हिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट हो, पॉलिटी के हों, ज्योग्राफी के हों, UPG के हो, मिसलेनियस में फॉरेस्ट डाटा, सेंसस और माइग्रेशन रिपोर्ट, सब कुछ इंक्लूड करके देते हैं। इसीलिए हम ये नहीं करते कि आपको टेस्ट ने ऐसा वन लाइनर कि आप फुल नंबर लो, बड़ा आप मोटिवेट हो, अरे मेरे तो बहुत आ रहे हैं, नहीं, उससे आपका नुकसान है। आपका टेस्ट लगाने का मतलब होना चाहिए कि आपकी सारी चीज़ें गो थ्रू हो जाए, सब कुछ रिवीजन टेस्ट के थ्रू हो जाए, बार बार टॉपिक उठा के पूरी बुक ना पढ़नी पड़े ना। तो इसीलिए SCS के टेस्ट बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप UP PCS के भी SCS के टेस्ट 2025 के हमने लॉन्च कर दिए हैं। 55 से 60 टेस्ट सीरीज़ उसकी भी आपको मिल जाएंगी। बिहार PCS की 60 टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च कर दी है बहुत ही कम प्राइसेस में। RO की तो चली रही है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर आप परचेज़ करिए, और क्विज़ मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल रहेंगे। चलो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में बताइए आपका कौन सा गलत होगा। यानी कह रहा है GNP ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो गिरा है 2.6%, लोएस्ट है 12 साल में। यानी
अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का जीएनपीए गिरा है। दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत सितंबर 2024 तक 1068 योजनाओं के समाधान से इतने करोड़ रुपए की आय हुई है बैंक्रप्सी कोड के तहत। और बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है दिसंबर 2024 तक 136% रहा है। वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीने में कुल निर्यात जो है यानी टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 16% बढ़ा है। तो यहाँ पे कौन सा जो है गलत होगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है आपका डी गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि वित्त वर्ष 2025 के पहले अगर 9 महीनों में देखें तो मात्र 6% वृद्धि हुई है, ना कि 16%, है ना, 6%। फिर इकोनॉमिक सर्वे पे बेस सवाल है, गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा आपका गलत होगा? इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जो है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से वो 56.8% हो गई है, यानी गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कुल उत्पादन की 56.8% है। और वही 2005 से 3 के दौरान 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया है। वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 25 के दौरान सामाजिक क्षेत्र व्यय में 15% की वृद्धि हुई है। और गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो 29% से 48% हुआ है। और वहीं कुल स्वास्थ्य खर्च में जेब से जो हिस्सेदारी है वो भी बढ़ी है 62.6 से घट के मतलब घटी है 39.4%। तो इसमें कौन सा सही होगा? ध्यान से एक बार वीडियो पॉज करके चारों स्टेटमेंट को नहीं समझ में आया एनालाइज कर सकते हो आप। तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि गैर जीवाश्म जो ईंधन स्रोत की क्षमता है ये 46.8% हुई है, 46.8%। ठीक है, चलो फिर से इकोनॉमिक सर्वे का अंतिम सवाल एक और देख लेते हैं भाई, 2024-25 का कौन सा गलत होगा यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के बिहाफ पे। भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर देखें तो भारत के जीवीए विनिर्माण में कपड़ा उद्योग की हिस्सेदारी जो है 11% है। कपास, सिल्क तथा मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर। और भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया का दूसरा बड़ा उद्योग है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? नहीं, गलत पूछ रहा है, तो डी गलत है, क्योंकि भारत का जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है दुनिया का तीसरा है, ना कि दूसरा, है ना। फार्मास्यूटिकल में भारत तीसरे नंबर पे है, थर्ड पे है। बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 84 में सही का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे? तो सबसे पहले कह रहा है वेटलैंड इंटरनेशनल जो है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। वुड जो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है इसका नीदरलैंड। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी केनिया, UNEP। वर्ल्ड वॉच, वेटलैंड इंटरनेशनल। तो कौन सा गलत है यहाँ पे? तो 84 में अगर आप देखें तो UNEP जो है नैरोबी केनिया, ये तो सही होना चाहिए। सही, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें सही पूछ रहे हैं ना, तो यही सही है UNEP वाला, क्योंकि वेटलैंड इंटरनेशनल की अगर बात करें ये नीदरलैंड में है, वैगिनगेन में। और वर्ल्ड वॉच वाला ये आपका वाशिंगटन DC में पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉच वाशिंगटन DC USA हो जाएगा, और जो वेटलैंड इंटरनेशनल है वेजिलिंग नीदरलैंड। ठीक है, अब 85 में भी इनकरेक्ट बताना है, ध्यान से पढ़िएगा। चूज द इनकरेक्ट, गलत कौन सा है? कह रहा जब पौधे और जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तब अपघटक जो है इनका विघटन करके कैल्शियम को वातावरण में छोड़ देते हैं, यानी जो डिकम्पोजर है उसको ब्रेक कर देते हैं। सुंदरबन मैनग्रूव जो वेजिटेशन है वेस्ट बंगाल में, वो 50% भाग अपने में समाहित करता है मैनग्रूव का। और भारतीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 33% भाग वन आच्छादित है, यानी फॉरेस्ट एरिया है 33% में, है ना। तो मतलब 33% कह रहा है जितना भी लैंड है आपका 1/3 जो है उसमें फॉरेस्ट होना ही होना चाहिए, फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है। ठीक, तो यहाँ पे तीनों सही है, कोई गलत नहीं होना चाहिए यहाँ। क्वेश्चन 86 देख लेते हैं, सही का विकल्प चयन करना है, इसमें कौन सा सही होगा? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश को सतत दुर्ग माताओं का प्रदेश कहा गया है। हॉट डेजर्ट रीजन हैज़ बीन कॉल्ड रीजन ऑफ एवरलास्टिंग डिफिकल्टीज। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट सबसे समृद्ध है। वेस्टर्न घाट आर द रिचेस्ट इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सर्वाधिक जैविक विविधता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में है, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में है। और विशिष्ट जलवायु एवं वनस्पति वाले समुदाय का मिश्रण जीवोम कहलाता है, मतलब बायोम कहलाता है, मिक्सचर ऑफ कम्युनिटी विद स्पेसिफिक क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। कौन सा सही होगा? चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे यहाँ पे। 87 में आपको गलत का चयन करना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से समताप मंडल ओजोन की मात्रा बढ़ती है, कह रहा है अगर CFC डालोगे तो समताप मंडल में ओजोन की मात्रा बढ़ेगी। पोलन और स्पोर्स जो होते हैं प्लांट में, पौधों के परागण एवं बीजाण लोगों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं।
और ताजमहल के संगमरमर का पीला पड़ना एसिड रेन का कारण है, अम्लीय वर्षा। सवाना बायोम विषुवती और मरुस्थलीय प्रदेश के बीच का संक्रमण स्थल है। सवाना बायोम कह रहा है ट्रांजिशन जोन है इक्वेटोरियल एंड डेजर्ट रीजन का। ट्रांजिशन जोन जब एक जोन से दूसरे जोन में परिवर्तन हो रहा होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला गलत है भाई, CFC जितना रिलीज करोगे उससे क्या होगा ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, कम होती है ना, तो ये गलत है, बढ़ती नहीं है। 88 मिलान करना है डांस और स्टेट, कौन सा डांस कहाँ का है ये बताना है इसमें, मतलब मैच कर रहा है। कुचिपुड़ी केरल, कथकली आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु और सतरिया असम। तो देखिए बहुत आसान है, सतरिया असम का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तो यहाँ पे ये दो तो सही है भाई, 3 और 4 सही हो जाएंगे। कुचिपुड़ी की बात करें ना तो ये आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, और कथकली जो है ये केरल का होना चाहिए, तो यहाँ सिर्फ 3 और 4 सही है। 89 पे आ जाते हैं, सही बताना है पुस्तकें हैं, कौन सा सही मैच कर रहा है। दास कैपिटल, हाउ टू पे फॉर वॉर, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। तो बताओ कौन सा सही है। दास कैपिटल बहुत फेमस है ना, कार्ल मार्क्स की बुक है। हाउ टू पे फॉर वॉर ये गलत हो जाएगी, ये अल्फ्रेड मार्शल नहीं, हाउ टू पे फॉर लिखी है जॉन मेनर्ड कीन्स ने इसकी है। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें ये अल्फ्रेड मार्शल की है। अकुमुलेशन ऑफ कैपिटल भी सही हो जाएगा, 1/4 सही है। 90 में देख लेते हैं, संविधान सभा की समितियां अध्यक्ष हैं, कमेटी ऑफ कंडक्ट बिजनेस, कार्य संचालन संबंध समिति, कार्यकारिणी समिति यानी कंडक्ट ऑफ बिजनेस समिति, स्टीयरिंग यानी संचालन समिति, कमेटी ऑन क्रेडेंशियल यानी प्रत्यय पत्र संबंधी समिति। कौन किसका अध्यक्ष सही मैच कर रहा है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। कंडक्ट बिजनेस के मुंशी, कंडक्ट बिजनेस यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, कंडक्ट बिजनेस, तो ये एक चीज़ सही कर लीजिए यहाँ, इसको कर लीजिए कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, बाकी हिंदी में सही लिखा हुआ है, याद रखिएगा इसको, बाकी ठीक है। इसमें प्रोविजंस हैं और ये पार्ट्स हैं, बहुत ही आसान है भाई। इलेक्शन, पंचायत, यूटी, सिटीजनशिप है ना, ये कोई डब्बा ही होगा जिसको नहीं याद होगा भैया, है ना, बहुत ही आसान। नागरिकता किस में भाई, भाग 2 में है ना, नागरिकता किस में, भाग 2 में। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी की बात करें अगर तो ये किस में है, यूनियन टेरिटरी किस में आ जाएगी, पार्ट 8 में आ जाएगा। पंचायत की बात करें तो भाग 9 में आ जाएगा। इलेक्शन की बात करें भाग 15 में आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 92 देख लेते, सही बताना है। विश्व का सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो विश्व का पहला लिखित संविधान है। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड से ली है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य कहा गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए चारों स्टेटमेंट ठीक है, नहीं यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 93 देख लेते हैं, कौन सा सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 93, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही विकल्प का चयन करना है। पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, जेल, पंचायती राज, भूमि सुधार, ये सब स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सूची कह रहा है। कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन है कह रहा है, रेडियो, टेलीविज़न, स्टॉक मार्केट, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, सेंसस, जनगणना मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिफेंस, रेलवे। तो यहीं से पकड़ लिया आपने, है ना, पढ़ लो समझ जाओगे। यूनियन लिस्ट में कह रहा है इकोनॉमिक प्लानिंग, क्रिमिनल केसेस, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, फॉरेस्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। तो यहाँ पे सही पता है इससे पहले ही है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पर कैपिटा, एग्रीकल्चर, रेलवे पुलिस, पंचायती राज। ये जो है ना ये वाले कंकरेंट लिस्ट में आएंगे। यूनियन लिस्ट में ये आ जाएगा भाई, ये सब है ना, डिफेंस वगैरह, रेलवे वगैरह, तो ये गलत है। चलो ये आर्टिकल है 14, 17, 18, 21। शॉर्ट्स के थ्रू देखो, मैं आर्टिकल भी डेली आपको कराता हूँ, नहीं देखते हो तो उसको भी देखा करो। शॉर्ट्स के थ्रू आपको सारे आर्टिकल रिवाइज में करा दूंगा, है ना। तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है। 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहता है। 18 टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 95 पढ़ो, स्टेटमेंट वाला सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी। जो सेक्युलर शब्द है कह रहा है इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से प्रियम्बल में जोड़ा गया प्रस्तावना में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर, मद्रास के मालाबार और दक्षिण कन्नड़ के कासारगोड को मिलाकर एक नया राज्य केरल बना था। और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 ने राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया था फंडामेंटल राइट से। कौन सा सही होगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे देखिए चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 96 ध्यान से पढ़ना है, सही बताना है, क्योंकि यहाँ आपको कौन सा सही होगा। अनुच्छेद 200 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल द्वारा, यानी राज्य विधानमंडल द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर कोई विधेयक पारित करता है राज्यपाल के समक्ष, तो राज्यपाल अपनी सहमति दे सकता है, रोक सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रह सकता है ना। यानी किसी भी बिल के लिए असेंट देने की पावर आर्टिकल 200 में कह रहा है गवर्नर के पास, ये कंडीशन है। अनुच्छेद 161 की बात कर रहे हैं। राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आने वाले विषयों के तहत किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को सजा के लिए निलंबित, क्षमादान, लघुकरण, मतलब पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर की बात कर रहा है 161 में। जैसे राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर ना आर्टिकल 72 में, क्षमा करने की शक्ति गवर्नर की 161 में। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, यहाँ कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं, सही विकल्प का चयन करना, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 2003 में संविधान के 52वें संशोधन द्वारा बोडो डोगरी मैथिली संतली को राज्य भाषा का दर्जा दिया। 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा नेपाली कोंकणी मणिपुरी को दिए। 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 द्वारा सिंधी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। कौन सा सही है? बहुत आसान, तीनों सही हो जाएगा। एक प्रश्न और इसमें कहो तो ऐड कर दूं, बताओ भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये सब, ये कौन सी अनुसूचियों में दी है या शेड्यूल में दी हुई है? चलो 98 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी की बात कर रहा है। 1952 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में शुरू किए गए राष्ट्रीय विस्तार योजना को पुनर्गठित करने के लिए जो राष्ट्रीय विकास परिषद है 1957 में ये बनी थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243F क्लॉज 1 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो वह पंचायत चुनाव में उम्मीदवार हो सकता है। और वहीं अनुच्छेद 243E सब क्लॉज 3B के अनुसार पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए। कौन सा सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 99 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 99, लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। भारत में मतदाता सूची केंद्र व चुनाव आयोग के निर्देशन पर तैयार होती है। और वहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर है 6 साल या 65 साल है। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन आमतौर पर राज्यपाल की सलाह पर लगता है। कौन सा सही होगा? चारों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 में क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको इसको, नहीं, चूज द करेक्ट आंसर, सही बताना है। नहीं, क्रोनोलॉजी है ऊपर, ठीक है। राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार कब गाया गया? ये हम लोग टेस्ट में अभी कर चुके हैं, कौन से अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम कब गाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारत सरकार ने राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ को कब अपनाया? तो देख रहे हो आप क्या प्यारे प्यारे सवालों को बनाया गया है। ये SCS की टीम की मेहनत है जो आप लोग उसको सराहते नहीं हो, है ना। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ आसानी से फ्री में मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती है अक्सर, है ना। ये होता है, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, लगता है रहे ये तो ऐसे ही, जिसके लिए रगड़ना पड़ता है ना, लगता है हाँ यार बड़ा मुश्किल से मिली तो ये जाए ना। आप लोग का भी वही हाल है। खैर चलो बताओ, राष्ट्रीय मतलब गान जो है जनगण मन, मैंने आपको बताया था 1911 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था ना, कोलकाता वाला, उसमें गाया गया था। अब मैं एक सवाल इसमें ऐड करूंगा जरूर, इसके प्रेसिडेंट बताओ कौन थे? ये मैं बता चुका हूँ। 1911 के राष्ट्रपति मतलब सॉरी अध्यक्ष कौन था कांग्रेस सेशन में जब पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? बताइए जरूर। और वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? तो वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया, ये भी कलकत्ता अधिवेशन में। तो दोनों में एक खास बात है, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में ही गाए गए थे। ये 1896, ये 1911 है। और नेशनल फ्लैग ये कब अडॉप्ट करा हमने? 22 जुलाई 1947 को करा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अशोक स्तंभ जो है ये 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ का प्रतीक चिन्ह अपनाया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ऑप्शन ए पे टिक कर दो, ठीक है। चलो 101 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, कौन सा सही होगा ये बताना है। साइंस का सवाल है। ब्रूनर ग्लैंड्स की बात करा। ब्रूनर की ग्रंथियां पाचन तंत्र के एक भाग में पाई जाती है जिसे ग्रहणी कहते हैं, यानी फाउंड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कॉल्ड ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। दूसरा, प्रोटीन और वसा का पाचन पेट में शुरू होता है और प्रोटीन का पाचन बृहदांत्र में समाप्त होता है, यानी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कह रहा है एंड फैट बिगिन इन द स्टमक एंड द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड इन द कोलोन। हार्मोन सेक्रेटिन जो है ग्रहणी द्वारा निर्मित होते हैं जो अग्नाशयी रस के स्राव को उत्तेजित करते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जो है अपचित भोजन से पानी को अवशोषित करना है, मेन फंक्शन जो है,
ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा यहाँ। 102 देख लेते हैं, इसमें भी आपको मैचिंग करनी होगी कौन सा सही होगा। पीले कलर पपीते में, गाजर में लाल रंग, हल्दी में पीला रंग और मिर्च में लाल रंग किसकी वजह से होता है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी सवाल। तो मिला दो भाई। देखो पपीते में पीला रंग किसकी वजह से होगा भाई? तो ये हो जाता है आपका कैरिकाजेंथिन की वजह से। कैरिकाजेंथिन पपीते को पीला करेगा। गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से होगा। हल्दी पीली होती है कुरकुमिन की वजह से। मिर्ची लाल होती है कैप्सेंथिन की वजह से। बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये इंसेक्ट्स हैं और ये ट्रांसमिटेड डिसीज यानी ये कीट है और संचारित रोग। तो ग्लॉसिना पॉल्पीलेरा, खटमल, मादा एनिफिलीज, मादा एडीज, एजिप्टी। तो मिलाओ भैया कौन सा सही होना चाहिए यहाँ पे। देखो ग्लैसिना पॉल्पीलेरा इसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, इसकी वजह से होता है ये, स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। और दूसरा है आपका बेड बग्स यानी खटमल, चगारा रोग हो जाता है, चगारा डिसीज। और वही फीमेल एनोफिलीज की वजह से मलेरिया हो जाता है ना, मलेरिया ज्वर। और पीत ज्वर मादा एडीज एजिप्टी की वजह से। यानी आसानी से 103 का बी आप टिक कर सकते हो। ठीक है, 120 का क्या हो जाएगा? टी। चलो अगला देखते हैं, 104 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की। क्रेब्स चक्र की खोज हेंस क्रेब्स ने 1937 में की। एजी टेंसले को पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जनक कहा जाता है। एजी टेंसले को फादर ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। कार्ल ऑन्स्टन वॉन बेयर को आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर वॉज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी। तो कौन सा सही हो जाना चाहिए यहाँ पे? चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यहाँ पे। 105 देख लेते हैं। मिलान करना है आपको कॉमन एसिड और यूजेस, है ना, सामान्य अम्ल और उसके प्रयोग हैं, इनको आपको मिलान करना है। कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक और ब्यूट्रिक एसिड। तो कार्बोनोइक एसिड की बात करें ब्लड एंड टिश्यूज यानी रक्त एवं ऊतकों में होते हैं। एसिटिक एसिड की बात करें ये सिरके में होता है। और प्रोपेनोइक अम्ल की बात करें या प्रोपेनोइक एसिड, ये बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा होगा, खाद्यान्न भंडारण वगैरह यानी कह सकते हो देगंध में। ब्यूट्रिक मक्खन में होता है। 105 का बी हो जाएगा। चलो 106 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। सही बताना है कौन सा है। एक्वारेजिया की बात कर रहा है। कह रहा है एक्वारेजिया में 3:1 की मात्रा में क्या होता है? 3 होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 होता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। लिटमस सोल्यूशन जो है कह रहा है थैलोफाइटा समूह के लाइकन पौधे से निकलता है। किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की अलग, यानी कह रहा है आइसोटोप्स की बात कर रहा है। आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और वहीं एवोगैड्रो के नियम के अनुसार कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? पॉज करके फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ के गहन चिंतन करो। चारों स्टेटमेंट इसके सही हैं क्योंकि। ठीक है, चलो अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूल में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी पैन नंबर अनिवार्य कर दिया है? तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है। ये कर दिया किसने? बिहार ने, है ना, पैन नंबर अनिवार्य कर दिया बिहार सरकार ने। फिर से 108 नंबर, ये करंट अफेयर्स का सवाल होने वाला है आपका। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो एक ट्रीटी हुई है द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में दोनों देशों के बीच ये संधि हुई है। और वही मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म है, पर्यटन मंत्रालय ने भारत भर में पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य से पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक एक जिम्मेदारी पर्यटन पहल शुरू करी है ना। और इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में लैटिन अमेरिका और कैरेबिया में महत्वपूर्ण जलवायु और मौसम संबंधी डेटा के संग्रह साझाकरण को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ भागीदारी की है। और वहीं टेक महिंद्रा ने हाल ही में AI, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऑकलैंड विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4, यहाँ चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे आपके। चलो 109 नंबर देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करना है 109 में, कौन सा विकल्प सही होगा। भारत हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39 पे है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय अमेजन ने हाल ही में भारत में रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल का लाभ उठाने के लिए एक समझौता करा है। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने हाल ही में
2024-27 की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा के संगठन की अध्यक्षता की है। कौन सी सही है यहाँ पे? तीनों यहाँ पे भी सही हो जाएंगे। मैचिंग करनी है यहाँ। लिटरेसी डे, हिंदी डे, ओजोन डे, इंटरनेशनल पीस डे। ओजोन डे रटा होगा आप सभी को, 16 सितंबर को मनाते हैं। तो सी का 2 दिख रहा है कहाँ पे? ये तो डी हो जाएगा आंसर, है ना, क्योंकि इंटरनेशनल लिटरेसी डे 7 सितंबर है, हिंदी डे 14 सितंबर है, इंटरनेशनल पीस डे आपका 21 हो जाएगा। तो 110 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सही बताना है। जो कैग है भारत के, गिरीशन मुर्मू, इन्होंने ऑफिशियली अज्यूम कराया चेयरमैनशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन फॉर 24 to 27। आप लोग ये बताइए प्रेजेंट टाइम अब कैग कौन है? अब गिरीशन मुर्मू नहीं है ना, कौन है इस टाइम कैग? पूछ सकता है एग्जाम में। कैग का आर्टिकल भी याद रखना है 148। कमेंट में बताओ तुमने। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान की एक टीम ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग पश्चिम कामेंग क्षेत्र में स्थित हिमालय की गोरीचिन रेंज में 6383 MSL या 20,942 फीट की एक अनाम और बिना चढ़ी चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। दूसरा, थाईलैंड के ऐतिहासिक विवाह समानता विधेयक ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक जोड़ों को कानूनी रूप से विवाह करने की अनुमति दे दी है ना। किसने? थाईलैंड ने दे दी है भैया, मैरिड गे कपल्स को भी शादी करने के लिए लीगल मतलब सैंक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब अगला कह रहा है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, इस मतलब किसने इसका उद्घाटन करा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। किसने करा है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। अगला देख लेते हैं। 5 फरवरी 2025 को किस देश ने अमेरिका के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है? भाई अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, दूसरा देश कौन बना जिसने विड्रॉ करने की घोषणा की है WHO से? वो है अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। ठीक है, फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सही होगा? 114 में बताना है आपको। न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू US, अमेरिका में भारत के नए राजदूत विनय मोहन जो है कवत्रा, और अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष यानी न्यू चेयरमैन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक मनोज मित्तल। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियान। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? चारों सही हो जाएंगे। याद रखना, ईरान तो न्यूज़ में भी बहुत है, पूछ सकता है आपसे। 115 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 3 फरवरी 2025 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव जो है डॉक्टर अजय गोखले, इन्होंने हरियाणा के किस शहर में स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में DBT डेटा रिपोजिटरी और सूचना साझाकरण केंद्र गर्भिणी दृष्टि का शुभारंभ करा है? तो इसका सही उत्तर क्या है? फरीदाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। 116 देख लेते हैं। 8 फरवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार भारत सरकार ने किस तिथि तक देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है कि नक्सलिज्म को पूरी तरह से खत्म कर देंगे? तो ये है 31 मार्च 2026 तक। 31 मार्च 2026 तक घोषणा करिए कि नक्सलिज्म को खत्म करेंगे। 29 जनवरी 2025 को उच्चतम न्यायालय ने देश के कितने शहरों में सीवर की मैनुअल सफाई को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है? ना, सुप्रीम कोर्ट ने इशू करा है गाइडलाइंस की कितने शहरों में पूरी तरह से मैनुअल स्क्वेंजिंग बंद होनी चाहिए। 6 शहरों में कराइए। किस 6 शहरों में? अगर पूछ भी ले 6 शहर तो बड़े बड़े शहर ही हैं इसमें, जैसे दिल्ली है, मुंबई है ना, और कॉर्पोरेट का बेंगलोर है आपका, है ना, चेन्नई है आपका, दिल्ली मुंबई चेन्नई बेंगलोर हो गया, कोलकाता है, हैदराबाद है ना, इनको बंद करने की बात करी है। अब जैसे ये वेटलैंड और स्टेट है, कौन सा कह रहा है गलत मैच कर रहा है ये बताओ। सक्करगुटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तेलंगाना, और खेचोपल्लड़ी वेटलैंड सिक्किम, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी झारखंड। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? सिर्फ देखिए यहाँ पे जो बी है वो गलत है 2, क्योंकि ये जो थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य है ये भी कहाँ पे है? थरथंगल तमिलनाडु में ही है। ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। आपको पता होगा रामजार साइट नहीं है, इन्हें सारी रामजार साइट है जो हाल ही में इनको रामजार का दर्जा मिला है। अब प्रेजेंट टाइम में 91 रामजार साइट हो गई हैं। कितनी हो गई भारत में? 91 रामजार साइट। चलो अगला देख लेते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग कितने लाइट ईयर दूर या प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा जो है NGC 6505 के चारों ओर एक आइंस्टाइन रिंग की खोज की है? तो ये है 590 मिलियन। कितने दूर है? 590 मिलियन। करंट अफेयर्स के काफ़ी अच्छे सवाल हैं, पूछे जा सकते हैं।
15 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में कल्पवृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन किया था? तो ये किसने करा था कल्पवृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन? ओम बिरला जी ने। किसने? ओम बिरला जी ने। 121 देख लेते हैं, 121 क्या कह रहा है? करंट अफेयर्स का ही सवाल है ये भी। 90 फुट ऊंचा जो है हाल ही में अमेरिका के टेक्सास में ह्यूस्टन में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में भगवान हनुमान की जो प्रतिमा बनाई गई, जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनियन रखा गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम की रसोई के बर्तनों के लिए ISFI मार्क अनिवार्य कर दिया है। और वहीं पेरू के पुरातत्वविदों ने हाल ही में लोम्बोयक के जना जिले में 4000 साल पुराने मंदिर के खंडहरों की खोज की है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज में मेटाबॉलिक लीवर रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए एक वर्चुअल नोड इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिसीज नेटवर्क लॉन्च किया है। इंग्लिश में देख लेते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिसेंटली लॉन्च इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिसीज नेटवर्क, अ वर्चुअल नोड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मेटाबॉलिक लीवर डिसीज एट द इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायोलॉजी साइंस। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट ठीक है, कोई गलत नहीं होगी यहाँ। अब इसमें भी आपको गलत की पहचान करना कौन सा गलत है। 20 फरवरी 2025 सुप्रीम कोर्ट स्टे द लोकपाल ऑर्डर दैट सेड दैट द लोकपाल हैज़ द पावर टू इन्वेस्टिगेट हाई कोर्ट जज अंडर द लोकपाल लोकायुक्त एक्ट। यानी कह रहा उच्चतम न्यायालय ने लोकपाल को उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें कहा गया था कि लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जांच करने का अधिकार है। तो कोर्ट में यही कमी है, पता है। कोर्ट सब में चाहता है कि भैया ताका झाकी करो, सब में जो गलतियाँ हो रही उनको सुधारो, मेरे में जो है उनको ना सुधारो। ये क्यों है भाई हु विल वॉच द वॉचमैन? वॉचमैन के लिए भी तो कोई होना चाहिए। अब जज के कौन देखेगा कि वो गलती नहीं कर रहा है? तो ये तो गलत डिसीजन था, है ना। सुप्रीम कोर्ट को भी और मतलब हाई कोर्ट, ये सब भी किसी ऐसी बॉडी के अंतर्गत आने चाहिए, है ना, जो निष्पक्ष हो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने 5 जनवरी 2025 को सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए कहा $1 मिलियन की इनाम दिएंगे जो पढ़ लेगा उसको। और वहीं उच्चतम न्यायालय ने रक्षा संबंधी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की पीठें स्थापित कर दी हैं, है ना, मतलब एक बेंचेस बना दिए इन केसेस को देखने के लिए। तो कोई गलत नहीं है ना, मतलब यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा, सॉरी सी हो जाएगा, कोई गलत नहीं है। 123 में आपको सही बताना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा यहाँ पे सही होगा। 6 फरवरी 2025 को फूड एग्रीगेटर जोमेटो के निदेशक मंडल ने मूल कंपनी का नाम जो है बदलकर इटर्नल लिमिटेड कर दिया है ना। और 3 फरवरी 2025 को भारत की सबसे बड़े हवाई अड्डा परिचालक कंपनी GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्प्लेक्स शामिल कर रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जनवरी 2025 को कहा कि सभी के लिए स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों तक आसान पहुंच एक बुनियादी अधिकार है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों सही हो जाएंगे, यहाँ पे भी कोई गलत नहीं होगा। फिर कह रहा 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया है ना। फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट जो है कहाँ पे इन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा है? लखीमपुर खीरी में, ठीक है, लखीमपुर खीरी में। चलो 125 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए कौन सा सही होगा ये बताना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण चला है। इस आयोजन का जो उद्देश्य कंपनियों को अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने, स्रोत खोजने, संभावित भागीदारों के साथ नेटवर्क बनाने और क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए B2B और B2C मंच प्रदान करना है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 126 नंबर देख लेते हैं, कौन सा कथन यहाँ पे गलत होगा 126 में, ये बताना है। हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा ने नोएडा के कक्षा 9 के छात्र दक्ष मलिक को एक क्षुद्र ग्रह की अंतिम खोज के लिए मान्यता प्रदान की है, और जिसका नाम क्या है? 0G40। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट जो बिजमाई गांव है उसमें डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। और वहीं फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत है? कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें भी देखिए आपको इनकरेक्ट पहचानना है, ठीक है, क्या इनकरेक्ट है।
वाराणसी कह रहा है 2024 में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारत का पहला 3D डिजिटल ट्विन मैप बनने वाला शहर बन गया है। प्रयागराज में लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत से भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? आसान है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ में बन रहा है इंटरनेशनल कन्वेंशन, ना कि प्रयागराज, बस ये गलत है। बाकी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित एक और सवाल है। उत्तर प्रदेश की जो सौर ऊर्जा नीति 2022, इसके तहत अयोध्या शहर को हाल ही में आदर्श सौर शहर घोषित करा गया है, यानी जो है आइडियल सोलर सिटी अयोध्या को घोषित करा गया है। और वहीं योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाओं से निपटने के लिए रोमियो स्क्वाड फिर से सक्रिय करा है। और हाल ही में केरल के वायनाड जिले में 30 जुलाई 2024 को भूस्खलन से निपटने के लिए 10 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार गीतकार महेश्वर तिवारी का हाल ही में 16 अप्रैल 2024 को 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो यहाँ पे सही की बात कर रहे हैं ना कि कौन सा सही है, तो यहाँ चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब अपना रीजनिंग के सवाल आ गए। भाई मेरी मिन्नतें हैं, रिक्वेस्ट आपसे, रीजनिंग को प्लीज़, आप बहुत कम मेरी बात मान नहीं हो। रीजनिंग को आप पता है सिर्फ 3 से 4 दिन अगर दोगे ना, ऐसे ऐसे मेन बस टॉपिक हैं उनको ही कर लो। सिर्फ देखो जो SCS के टेस्ट है ना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट 30 टेस्ट हैं। आप चाहोगे तो सेक्शन वाइज रीजनिंग के भी आपको 10 टेस्ट मिल जाएंगे। इस नंबर पे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, 10 टेस्ट रीजनिंग के मिल जाएंगे। बस उन टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो, उसमें एक्सप्लेनेशन भी है, फॉर्मूले भी नीचे मिल जाएंगे आपको। और एक पापा वीडियो पड़ा हुआ उसका देख लो आराम से। आप 6 से 7 सवाल तो एकदम, जो मैथ्स एथ्स का कोई मतलब ही नहीं उससे, जो थोड़ा भी तर्क शक्ति जानता होगा वो कर ले जाएगा इसको। ठीक है, जैसे पहला सवाल है, देखो इस टाइप का एक मिलेगा ही मिलेगा। मिसिंग नंबर पहचानना है भैया, तो देखो यहाँ 25 है ना, 25, 5, 15, 20। तो देखो अगर 25 को 5 से डिवाइड करो आप, 25 को 5 से, तो कितना आएगा? 5 आएगा। और 15 + 5 20, यानी क्या हो रहा है, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं। तो इसको इससे डिवाइड करा, आया कितना? 7, और 12, 7, 19, आंसर हो गया। तो इस तरह के एकदम सिंपल सवाल मिलते हैं जो आप कर सकते हो, जैसे ये 3, 12, 32, 65, 163, 178। मिसिंग नंबर बताना है तो आसानी से आप बता सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा क्या? 178 के बाद क्या आना चाहिए? 262 आ जाएगा, है ना। कर सकते हो आराम। 3 चौको देखो आप क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, फिर 12 के बाद क्या आ रहा है? 32 है ना। तो आराम से बना लोगे। प्लीज़ इसको थोड़ा टाइम दो, आप सॉल्व करो इसको। जैसे यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद 26 मार्च को शुक्रवार है, तो महीने का 8वां दिन कौन सा होगा? आराम से पेन कॉपी लेके बैठो, हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो सोमवार हो जाएगा। मिलान कर लो, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ आपको। फिर ऐसे ही कह रहा है अचीव्ड को अगर ये लिख रहे हैं तो ये भी आसान होता है भाई। A को X लिख रहे हैं, C को Z लिख रहे हैं, तो ऐसे करके आप लिंक कर लेना कि C को क्या लिख रहे हैं, तो Z लिख रहे हैं, तो इस तरह से हो जाएगा सवाल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो 132 में जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? B हो जाना चाहिए, है ना। इसके हिसाब से टैली करोगे तो हो जाएगा। फिर अब मिनट और घंटे की सुई के बीच 12:48 को कितना कोण बनता है? ये कोण वाले सवाल एक ज़रूरी आते हैं, इनका कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, आसानी से वीडियो देख लो, समझ जाओगे। और प्रैक्टिस कर लेना है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट से। तो इसका आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा? 96 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कारण है देखो 12 घंटे हुए, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 12 3 कितना हुआ? 360। ऐसे 48 में बना लो, है ना। तो सिंपल है वो कि 1 मिनट में 11 बनाता है ना, तो 48 × 11, फिर ऐसे करके देख लो एक बार, समझ जाओगे, ऐसी कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलो अगला है, ये तो हो गया भाई, और 133 ये हो गया। अब ये जो है निरंजन कह रहा है 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में, यानी ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। फिर वो जो है बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर, कहाँ मुड़ता है? बाएं मुड़ता है, और फिर 6 किलोमीटर जाता है बाएं, और फिर 6 किलोमीटर बाएं। तो वो अपनी डिस्टेंस से कितनी दूर है? तो ये भी आसान हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर। अभी जो आकृति दी गई है थोड़ा धुंधली लग रही होगी आपको, इसको थोड़ा सा देखने में समस्या हो रही होगी। कह रहा है कितने हॉकी खिलाड़ी या तो क्रिकेट खिड़की या तो टेनिस क्रिकेट खिलाड़ी या तो टेनिस खिलाड़ी है, खिड़की कह रहा है, इसको टेनिस प्लेयर कर लेना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लर होगा, इसको हटाओ, आप बाद में देख लेंगे। एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। यदि छोटे घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो बड़े घन की एक भुजा की माप क्या होगी? तो इसमें अब देखो क्यूब और क्यूबॉइड जो होता है ना, उसके फॉर्मूले देख लो भाई, क्यूब और क्यूबॉइड के, है ना। जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या है ना। तो इसको देख लो एक बार। तो वही ये कह रहा हूँ, फॉर्मूला बेस है, बस लगाओ, आंसर आ जाएगा और नंबर पा जाओगे फ्री के। तो देख लो, इसको अवॉइड मत करो, 20 आंसर है। फिर कह रहा है यदि मूलधन 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या होगी, है ना।
रेशियो जो है प्रिंसिपल इंटरेस्ट का 5 साल में 10:3 है, तो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 6%। ठीक है भाई, मूलधन और फिर ब्याज 3/धन है, और ब्याज और मूलधन कितना उल्टा कर दो, फॉर्मूला लगा लो भैया, है ना। आपने पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, SI = P/R/T/100, है ना। तो ये देख लो एक बार। फिर x - 1/x 5 है, x² + 1/x² का मान बताना है आपको, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डबल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21, 30। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 630 हो जाएगा। ठीक है, चलो आखिरी सवाल देख लेते हैं जीएस का। शिवम किसी कार्य को अगर 20 दिन में कर रहा है, शुभम उसे 25 दिन में कर रहा है। भाई शिवम कर रहा है 20 दिन में, तो एक दिन में 1/20। शुभम कर रहा है 25 दिन में, तो 1/25 हो गया। शुभम के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, यानी शुभम ने 10 दिन काम कर लिया, तो 10 दिन का काम 10/20, यानी आधा काम तो कर लिया, बचेगा आधा काम। शिवम तब शुरू करेगा, तो पूरा कार्य कितने दिन में हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा 16:2/3। ठीक है, आसान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये हो गए। अब देखो 140 में कितने आए आपके, अब हिंदी के देख लेते हैं। अब चलिए हिंदी पे आ जाते हैं, समान हिंदी में देखते हैं कितने नंबर आपके आ रहे हैं 60 में से। दोस्तों अभी भी हिंदी में कोई समस्या है तो पापा वीडियो पड़ा हुआ है, देख डालो उस पापा वीडियो को, पूरा चबा डालो। SCS का पापा वीडियो, उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। आप देखिए प्री और मेंस दोनों के लिए 60 नंबर की हिंदी वो आपकी कवर करा देगा। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिए। और इसीलिए बोला जाता है, आप अगर एक बार हमसे जुड़ के इंटीग्रेटेड तैयारी करते हैं, आप 8 से 10 महीने खुद को देते हैं, जितना हम बोलते हैं बस 5-6 घंटा पढ़ते हैं, तो आप आराम से PCS निकाल सकते हैं। जितना मटेरियल हम देंगे बस उतना पढ़ना होगा, टू द पॉइंट, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। टेस्ट, प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा घर बैठे। तो बिहार PCS चाहे कर रहे हो, चाहे MP PCS, चाहे UP PCS, सबकी तैयारी आप कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके। चलो मृदु का विलोम शब्द बताओ भैया क्या होगा, तो मृदु का विलोम क्या हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा मृदु का विलोम, रुक्ष। ऋणात्मक का विलोम सबसे आसान, धनात्मक हो गया। कलुष का विलोम शब्द क्या होगा भाई, कलुष का बताइए। जी हाँ बिल्कुल, निष्कलुष हो जाएगा। चिरंजन का विलोम क्या हो जाएगा, चिरंजन का नश्वर हो जाएगा, चिरंजन का नश्वर। सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा। और स्वकीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्वकीय का परकीय हो जाएगा, स्वकीय का। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा, एकाधिकार का विलोम सर्वाधिकार हो जाएगा। उसके बाद श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा भाई, श्री गणेश का तो इतश्री होगा, श्री गणेश का। आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान, आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। अल्पसंख्यक का क्या हो जाएगा भाई, आसान है काफ़ी, बहुसंख्यक। अब चलो अमृत का पर्यायवाची शब्द इनमें से बता दो क्या होगा अमृत का पर्यायवाची, तो सुधा हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा इनमें से, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रत्नगर्भा हो जाएगा, रत्नगर्भा। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इनमें से, सहचर, अरि, मनुज, सखा में, तो ये हो जाएगा अरि, है ना, शत्रु का पर्यायवाची अरि। खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, खर का पर्यायवाची शब्द गधा हो जाएगा, खर का। अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अनंत का पर्यायवाची निस्सीम हो जाएगा, निस्सीम। अनिल का पर्यायवाची बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अनिल का पर्यायवाची पवन हो जाएगा। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, स्तन्य का पर्यायवाची दूध हो जाएगा। अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा, तो अरविंद का पर्यायवाची कमल होगा, क्या होगा, कमल। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, शार्दुल हो जाएगा मृगेंद्र का। जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सुरसरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुरसरी। कपड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा भाई, कपड़ा का तत्सम क्या होगा, तो कपड़ा का तत्सम करपट हो जाएगा। चलो अगला है सियार का तत्सम क्या होगा। हिंदी देखिए सबसे आसान है, अगर जिसने पढ़ी होगी हिंदी का पेपर 20 से 25 मिनट मैक्सिमम मान लो आधे घंटे में वो निपटा देगा, बाकी 2.5 घंटे जीएस को देना आराम से, है ना। तो इसीलिए टेस्ट की प्रैक्टिस करके जाओ, टाइम मैनेजमेंट कर लोगे आराम से। तो शियार का तत्सम क्या हो जाएगा, श्रृंगाल हो जाएगा, शियार का तत्सम। इनमें से आपको पहचानना है तत्सम शब्द कौन सा है, काग, घोड़ा, कार्य, चकवा, तो कार्य जो है ये तत्सम है। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में लिए गए हैं उनको क्या कहते हैं, संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए तत्सम कहलाते हैं। और वहीं हल्दी का तत्सम क्या हो जाएगा, हल्दी का तत्सम हरिद्रा। ससुर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, ससुर का तत्सम इनमें से स्वसुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वसुर। इनमें से तत्सम पहचानना है 27 में कौन सा तत्सम है, तो मुद्रा जो है ये तत्सम हो जाएगा। प्रस्तर का तद्भव क्या होगा भाई, प्रस्तर का तद्भव, तो प्रस्तर का तद्भव पत्थर हो जाएगा, ठीक है।
चलो अगला है गदहा का तत्सम क्या होगा। गदहा, भैया कहते हैं ना पापा लोग हम लोग को, अरे तुम हो गदहा, है ना, आज भी बोला जाता है भैया गदहा, तो वो तो जीवन भर बाप का अधिकार बोलने का, गर्दभ होगा। कौन सा एक तत्सम शब्द होता है इनमें से, क्षेत्र होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। जो कहा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे भैया, जो कह ना सके वो बात समझ लो, अकथनीय। समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए क्या एक शब्द होना चाहिए समय की दृष्टि से जो अनुकूल हो, समय अनुकूल हो, उसको बोलेंगे समय अनुकूल। एक बार लिख के भी देख लेना क्योंकि अशुद्धि में पूछा जा सकता है। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, जो सर्वज्ञ सब कुछ जानता है। जिसकी गर्दन सुंदर है भैया, लो आदमी चेहरा देखता है ना, ये गर्दन देख रहे हैं, जिसकी गर्दन बड़ी सुंदर है, तो गर्दन सुंदर वाले को सुग्रीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुग्रीव, बड़ा सुंदर गर्दन हो। लौकिक का मतलब क्या होगा यहाँ पे, लौकिक का मतलब क्या होगा, जो इस लोक की बात हो। लौकिक मतलब जो इस लोक की बात हो, है ना, तो यानी 36 में आपका डी हो जाना चाहिए। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या होता है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या हो जाएगा, दंपत्ति। क्या होता है, दंपत्ति। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या बोलते हैं, जो विधानमंडल पारित करती है उसको इनमें से क्या बोला जाता है, अधिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिनियम। और कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, है ना, किसी भी कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण बोलते हैं, नवीनीकरण। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है, ये, है ना, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक ने जो पत्र भेजा उसको अनुस्मारक बोलते हैं। और एक वाक्य शुद्ध है, इनमें से आपको पहचानना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। ध्यान से पढ़िए। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च होता है और इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध पहचानना है तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य जो है काफ़ी चित्ताकर्षक होता है। 42 में पहचानो भैया शुद्ध कौन सा, पहचानो, आप पहचानो ना, इसमें देखो टेस्ट है आपका, देखो कौन सा शुद्ध है इनमें से, राज्य महल, कमो, कोमलंगिनी, निरोग या औच्छिणी। तो यहाँ पे औच्छिणी सही हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको शुद्ध वाक्य पहचानना। अब देखिए मैं आपको करेक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो आप देखिए ना, नहीं तो बहुत लंबा होगा ये। आप तो हिंदी तो पढ़े ही हो यार, इतना नहीं देखा तो पापा वीडियो देख डालो उसको। आंसर देखो और कितने नंबर आ रहे हैं। एक वाक्य शुद्ध है, इनमें से पहचानिए कितने वाक्य इसमें से शुद्ध कौन सा है। तो अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये वाक्य शुद्ध होगा यहाँ पे। 44 में भी एक वाक्य शुद्ध आपको पहचानना है, कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। तो शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए, ये सही हो जाएगा। खेत जोतने के लिए पारंपरिक उपादान, हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया, ये सब तीनों गलत है। 45 में भी शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको कौन सा है। तो ध्यान से इन स्टेटमेंट को देखिए कौन सा सही है। तो गांधी जी चरखा चलाते थे, ये शुद्ध वाक्य होगा, गांधी जी चरखा चलाते थे। अब 46 में भी आपको शुद्ध पहचानना है, कौन सा शुद्ध होगा। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, तो ये भी सही है, यही शुद्ध होगा। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को है, तो साप्ताहिक भी अवकाश भी ये गलत है, तीनों ही गलत है यहाँ पे। वाक्य में इसमें 47 में भी शुद्ध पहचानना है आपको, ध्यान से देखिए शुद्ध कौन सा होगा। तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये सही है। यहाँ पे क्या है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध पहचानिए, 48 में भी शुद्ध आपको पहचानना है। तो इसमें से कौन सा सही है। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है ये। इसका होना चाहिए श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। चलिए 49 देख लेते हैं अब क्या कह रहे हैं। इसमें भी शुद्ध वाक्य पहचानना 49 में आपको। तो ध्यान से पढ़िए। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो इसका उत्तर होना चाहिए फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये सही है। इसमें भी शुद्ध का पहचान करनी है आपको, कौन सा शुद्ध है। तो उसकी शंका का समाधान हो गया है ना, ये शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसकी शंका का समाधान हो गया है। अब इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, बताना। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी, वह परिश्रमी, वह विद्यार्थी है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। इस वाक्य में विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा शुद्ध युग्म है, ये बताना है। विशेष्य कौन से होंगे इसमें, विशेष कौन से सही है बताइए। तो इसमें जो है पुकार और भगवान, ये हो जाएगा।
भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इसमें क्या कितने विशेषण बताना है? भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगाई, इसमें 4 विशेषण हो जाएंगे। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, पहचानना कौन सा विशेषण नहीं होगा। वरदान, वरद, वरदायक, वर्णी, तो वरदान विशेषण नहीं है। इसमें से एक विशेषण शब्द है, पहचानिए भैया। लाघव, महत्व, लघुता, महत्ता, कौन सा विशेषण नहीं होगा इसमें? मतलब विशेषण है, ये पहचानना है। तो एक विशेषण शब्द इसमें से हो जाएगा आपका महत्व। ठीक है, देखिए अभी भी हिंदी में विशेषण विशेष में प्रॉब्लम है। फिर से मैं कह रहा हूँ, हिंदी का पापा वीडियो देख डालो, बहुत अच्छे से आर्य मैम ने समझाया, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, उसको एक बार देख डालो पूरा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, पहचानना आपको कौन सा विशेषण नहीं है। तो बाका विशेषण नहीं होगा। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं भाई? तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष। क्या कहते हैं? विशेष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है बताना है। इनमें से कौन सा शब्द विशेष है? तो अग्नि जो हो जाएगा ये विशेष हो जाएगा, अग्नि। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है? तो इसमें है विशेष पानी, है ना। पानी क्या हो जाएगा? विशेष। चलिए अंतिम देख लेते हैं, कौन सा शब्द विशेष है, पहचानिए इनमें से। अनाशक्ति, अनासक्त, अनुशंसित या अपमानित। तो अनाशक्ति जो है ये आपका विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा हिंदी का। आप देखिए जीएस में 140 में कितने आए, 60 में हिंदी में कितने ला पाए, है ना। इनको अपना एनालिसिस कर लीजिए, जो टॉपिक बच रहे हैं उन टॉपिक का ही रिवीजन कर लीजिए फटाफट से, चाहे वो हिंदी हो चाहे जीएस में, है ना। टाइम क्योंकि है नहीं ज़्यादा, टाइम को वेस्ट मत करिए।